देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या और स्क्रीन शेयर है। यस मैम। अच्छा देखो, आज हम लोग करेंगे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इसमें क्वेश्चन जो आता है वो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है ज्यादा। ठीक है, मतलब फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चंस आता है। देख लो कैसा होता है। ठीक है, तो लास्ट दिन तुम लोग का पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट हो गया था। गुड मॉर्निंग सुबीर। गुड मॉर्निंग मैम। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन या फिर गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन भी बोला जाता है। तो देखो इसमें एक फॉर्मूला लिख रहे हैं पहले। ठीक है, फॉर्मूला हमें जो है पूरा डायरेक्टली याद करने का जरूरत नहीं होगा। अभी क्वेश्चन करोगे तो समझ जाओगे, तो फॉर्मूला देख के डरने का कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो वन स्टैंडर्ड डेविएशन, ये लिखने का मतलब सही सही लिखो। ठीक है, हम जैसे जैसे बोल रहे हैं हम बोल बोल के दे रहे हैं, उस तरह से लिखना है। वन, ये वन है, वन डिवाइडेड बाय, ये है स्टैंडर्ड डेविएशन, इनटू रूट ओवर ऑफ 2 पाई, इनटू रूट ओवर ऑफ 2 पाई, इनटू ई टू दी पावर, ई टू दी पावर ब्रैकेट में है माइनस, फिर यहाँ x माइनस म्यू, ये है म्यू का स्क्वायर। ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, और ये वाला ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, ये पूरा फॉर्मूला हमें याद करने का जरूरत नहीं होगा, लेकिन फॉर्मूला जो है एक बार मैंने लिख दिया। ठीक है, पूरा याद करने का जरूरत नहीं होगा, क्वेश्चन देखने से ही अभी समझ में आएगा क्या करना है। यहाँ पर x का वैल्यू जो है वो इन्फिनिटी से लेके माइनस इन्फिनिटी तक होता है। जैसे हम लोगों ने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन देखा और पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन देखा, दोनों में x का वैल्यू होना चाहिए पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, ये मैंने कल भी बार बार बोला था, दोनों का वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। बट यहाँ पर जो है वैल्यूज जो है पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो रहा है, क्योंकि वैल्यू इन्फिनिटी माइनस से लेके इन्फिनिटी प्लस तक जा रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब प्लस माइनस दोनों ही वैल्यू होगा। ठीक है, तो x का वैल्यू यहाँ पर कंटिन्यूअस वेरिएबल इसीलिए होगा। लास्ट दिन हम लोगों ने दोनों का जो भी नोट्स लिखा था वहां पर लिखा था कि डिस्क्रीट वेरिएबल के लिए होता है, चाहे पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन हो चाहे वो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हो, लेकिन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कंटिन्यूअस वेरिएबल के लिए होगा। यहाँ पर ये रेंज देखो माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक। ठीक है, ई का वैल्यू लेके हम लोगों ने कल काफी सारा क्वेश्चन किया, वहां में याद करना ही पड़ेगा, दैट इज 2.7128। क्या यहाँ पर भी याद रखना पड़ेगा? नहीं, यहाँ पर इस वैल्यू का याद रखने का कोई जरूरत नहीं है। वैसे याद तो करना पड़ेगा वहां पर पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, बट यहाँ पर इसका यूज नहीं होगा। ठीक है, एक्स है रैंडम वेरिएबल, एक्स है रैंडम कंटिन्यूअस वेरिएबल। मैम 71828 था। 71828। और यहाँ पर म्यू का मतलब जो बाइनोमियल में म्यू था, म्यू का मतलब मीन ऑफ द नॉर्मल रैंडम वेरिएबल। ठीक है, अच्छा, रैंडम वेरिएबल एक्स, और सिग्मा का मतलब एस डी होता है, ये तो पता ही है। एस डी स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द नॉर्मल रैंडम वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूशन, एक्चुअली इसमें डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ये हो गया मीन ऑफ द नॉर्मल रैंडम वेरिएबल एक्स। एक्स का मीन मतलब एक्स जो भी नॉर्मल वेरिएबल रहेगा उसका, रैंडम वेरिएबल जो भी रहेगा एक्स का वैल्यू उसका मीन यानी म्यू, और सिग्मा का मतलब हो गया एस डी ऑफ द नॉर्मल रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अच्छा अब हम लोग को यहाँ पर क्वेश्चंस कैसा करना पड़ेगा। अच्छा देखो, यहाँ पर p ऑफ x जो है, ये एक बार बता देते, p ऑफ x जो है इसको हम लोग f ऑफ x लिख सकते हैं
कल हम लोगों ने लास्ट एक क्वेश्चन किया था जहां पर तुम लोग देख सकते हो एफ ऑफ एक्स दिया था, उस ये लिखने का तरीका है, हम लोग एफ ऑफ एक्स को भी प्रोबेबिलिटी के तरह लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने अभी दोनों पॉइंट ही लगा दिए, तो यहाँ पर देखो ये लिख लो कि पी ऑफ एक्स इज कॉल्ड is also written as f of x, और f of x is, ये फुल स्टॉप है, f of x is called, इसको बोला जाता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, ठीक है। इसको बोला जाता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। लेकिन यहाँ पर जब हम लोग एफ ऑफ एक्स यूज कर रहे थे, इसे हम लोग प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन बोलते हैं, डेंसिटी फंक्शन नहीं बोलते, ठीक है। तो ये जस्ट एक बार याद रखो कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन बोला जाता है यहाँ पर, यानी कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में। बट इसी चीज को क्या बोला जाएगा, इसी चीज को बोला जाएगा प्रोबेबिलिटी बाइनोमियल और पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, ठीक है। एफ ऑफ एक्स इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन विच इज, लेकिन यहाँ पर लिख देते हैं इन केस ऑफ, ऐसे लिखते हैं इन केस ऑफ बाइनोमियल एंड पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, एफ ऑफ एक्स इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, ये हो गया, ठीक है। ये जस्ट समझने के लिए, ऐसा नहीं कि इससे बहुत ज्यादा थ्योरी व्योरी आता है, ऐसा बात नहीं है कि हमें ये ऐसा कुछ पूछा जाएगा, जस्ट एक बार मैंने लिखवा दिया, ठीक है। अब जितना भी लिखवाया है उस पे क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। हम क्वेश्चन खुद से दे रहे हैं, अभी मैट का क्वेश्चन यूज नहीं करे, जैसे मैंने लास्ट दिन भी बोला था, कुछ हम लोग ईयर का क्वेश्चन करते हैं, एग्जाम से रेलिवेंट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 1, व्हाट इज द मीन ऑफ एक्स having the following density function, ठीक है। एफ ऑफ एक्स, अब ये मैंने क्यों लिखवाया, डेंसिटी फंक्शन बोला जाता है, ये इसलिए लिखवाया, ये इससे हमें कुछ थ्योरी नहीं आने वाला है, ये इसलिए लिखवाया ताकि क्वेश्चन का लैंग्वेज पढ़ के तुम लोग समझ पाओ कि क्या बोला गया है, ठीक है। ये क्वेश्चन वैसे नवंबर 18 में आया हुआ है। व्हाट इज द मीन ऑफ एक्स हैविंग द फॉलोइंग डेंसिटी फंक्शन, डेंसिटी फंक्शन जैसे ही बोला यानी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का बात होगा, वैसे भी ये लिखा हुआ देख के समझ जाओगे ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का ही है। 4 इंटू रूट ओवर ऑफ 2 पाई ई टू दी पावर, ठीक है, ई टू दी पावर माइनस लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, एक्स माइनस 10 इसका होल स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाई 32 और ब्रैकेट क्लोज फॉर माइनस इंफिनिटी लेस देन एक्स लेस देन इंफिनिटी, ठीक है। हम लोग को क्या बोला है, मीन कैलकुलेट करने के लिए। मीन का मतलब क्या होता है, मीन का मतलब म्यू होता है, देखो मीन का मतलब म्यू होता है। अब मेनली तुम लोग को फॉर्मूला का जो पोर्शन याद रखना पड़ेगा दैट इज ये वाला, ठीक है, ये वाला मेन है, पूरा ही याद रखना पड़ेगा, लेकिन हमें पूरा फॉर्मूले को एक साथ याद रखना ऐसा जरूरी नहीं है, याद करवा देंगे। देखो कैसे होगा, पहले हम लोग ई रेज टू दी पावर ये वाला चीज थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर म्यू दिख रहा है, पहला क्वेश्चन हमारा म्यू से रिलेटेड है कि हमें मीन कैलकुलेट करना है, ठीक है। यहाँ पर बोला है व्हाट इज द मीन ऑफ एक्स, मीन का मतलब हमें म्यू कैलकुलेट करने बोला है। अगर ये डेंसिटी फंक्शन है इसमें म्यू क्या होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का ऑप्शंस भी दिया हुआ था, तो ऑप्शंस एक बार लिख लेते हैं। ऑप्शन दिया हुआ है 10, 4, 40 और ये है नन ऑफ दिस, ठीक है, ये है नन ऑफ दिस। तो कैसे कैलकुलेट होगा, बड़ा ही सिंपल है, देखो यहाँ पर हमें म्यू को कंपेयर करके कैलकुलेट करना पड़ेगा। कंपेयर करके कैलकुलेट का मतलब हम बताते हैं, देखो जैसे मैंने जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला बताया, मतलब जो मैंने मेन फॉर्मूला बताया वो कुछ इस तरह से देखने में है, देखो
यहाँ पर मैंने बोला सिग्मा, फिर यहाँ पर 2√पाई, ठीक है, सॉरी 2√2 पाई, √2 पाई, फिर यहाँ इंटू ई होल टू द पावर माइनस ऑफ एक्स माइनस म्यू का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 सिग्मा स्क्वायर, ठीक है। ये है मेन फॉर्मूला, ठीक है। अब हम लोग को क्वेश्चन में जो दे रखा है हम लोग उसको इधर लिखते हैं। देखो हमें क्वेश्चन में दे रखा है ये वाला 1/4 √2 पाई। हम लोग को क्वेश्चन में दे रखा है 1/4 √2 पाई, ये दे रखा है इंटू ई टू दी पावर, ये दे रखा है -x - 10 का होल स्क्वायर, ऐसे दे रखा है। देखो -x - 10 इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई हमें दे रखा है यहाँ पर 32, ठीक है, डिवाइडेड बाई दे रखा है 32। हमें बोला है म्यू कैलकुलेट करने के लिए। देखो हम लोग क्या करेंगे, जस्ट कंपेयर करेंगे। कंपेयर इन द सेंस, देखो यहाँ पर ये देखो 2 पाई, यहाँ पर भी 2 पाई, ठीक है। हमें म्यू कैलकुलेट करना है, हमें म्यू कंपेयर करने से मतलब है। फिर भी हम पूरा एक बार बताते, देखो अगर हम लोग ये दोनों साइड से कंपेयर करें तो यहाँ 2 पाई, यहाँ भी 2 पाई, यहाँ सिग्मा का मतलब इसका मतलब 4 हो जाएगा। जो सिग्मा है वो यहाँ पर 4 है, ठीक है। तो अगर हमें स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा जाता ना इस क्वेश्चन में, तो हमारे पास डायरेक्ट आंसर होता दैट इज 4, ठीक है। हम लोग कंपेयर करके बताएंगे और कुछ नहीं करना है। यहाँ पर ई टू दी पावर ये सब लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर ई टू दी पावर ये है, यहाँ पर ई टू दी पावर ये है। अगर हम इसको, क्योंकि मुझे म्यू बोला है और म्यू यहाँ पर दिख रहा है, हम इसको थोड़ा सा और भी इंडिविजुअली लिख के दिखा रहे हैं कि कैसे हमें आंसर्स देना होता है। तो ये हो गया म्यू और 2 सिग्मा स्क्वायर, ये हम लोग का स्टैंडर्ड फॉर्मेट हो गया। मतलब ये हम लोग का आंसर, मतलब सॉरी फॉर्मूला का स्टैंडर्ड फॉर्मेट हो गया। और क्वेश्चन हमें ई रेज टू दी पावर क्या दे रखा है, x - 10 डिवाइडेड बाई 32 और यहाँ पर स्क्वायर और ये ब्रैकेट, ठीक है। अब कंपेयर करते हैं। देखो दोनों साइड से ई अगर हट जाता है तो 2 सिग्मा स्क्वायर का मतलब, अगर हम लोग इसको पूरा कंपेयर करके लिखे ना, तो यहाँ पर क्या होगा पता है, यहाँ पर -x - म्यू का, जो म्यू का स्क्वायर नहीं, एक्चुअली म्यू होल स्क्वायर है। ये मैंने स्क्वायर बाहर लगाना चाहिए था, ये रहा, ये यहाँ पर होगा, ठीक है। इस तरह से, इस तरह, इस तरह से होगा, ठीक है। लिखने का पैटर्न सही होना चाहिए। तो यहाँ पर ये होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 स्टैंडर्ड डिवीजन स्क्वायर का मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये है, ठीक है। अब कंपेयर अगर करते हैं तो ये, अब देखो और भी अगर स्प्लिट कर देते हैं इसको, देखो -x - म्यू का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस ऑफ x - 10 का होल स्क्वायर है। तो अगर म्यू हमें पूछा जाएगा तो म्यू को अगर कंपेयर करोगे तो म्यू इक्वल टू 10 है, मतलब बेसिकली आंसर हम लोग का 10 होगा। इतना इतना ही आसान है। लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, कंपेयर करने आना चाहिए। कंपेयर कर सकते हो लेकिन हमें ठीक से इसको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। अगर ऑब्जर्वेशन में गलत हो जाएगा तो मे बी आंसर गलत दे सकते हैं। हमें सिर्फ इसको ठीक से मतलब देखना है कि म्यू का वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या दिया हुआ है, वही हम लोग का आंसर हो जाएगा, और कुछ नहीं करना है। लेकिन उसके लिए हमें कंपेयर करने आना चाहिए स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ क्वेश्चन का फॉर्मेट को, ठीक है। और हमें इतना याद रखना चाहिए कि x माइनस म्यू, ये म्यू जो है ये मीन होता है, ये हम लोगों ने पहले भी देखा है। x माइनस म्यू सिर्फ हमें म्यू यहाँ से देख के ही बताना है, ठीक है। देख के बताना है कि कितना होगा, 10 होगा। अगर मान लो इस क्वेश्चन में एसडी भी पूछ लेता तो हम लोग कंपेयर करके कैसे बताते, एसडी मतलब ये वाला, तो हम लोग ऐसे बोलते 2 सिग्मा स्क्वायर, जो कि स्टैंडर्ड फॉर्मेट का है, उसका मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 32 है। तो सिग्मा स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा, 32/2। तो सिग्मा का मतलब क्या हो जाएगा, √16 यानी 4 हो जाएगा। मैंने देखो यहाँ पर देख के ही बताया था कि 4 होगा, क्योंकि ये देखो यहाँ सिग्मा है, यहाँ 4 है। तो इससे नहीं भी करेंगे चलेगा, इससे अगर कंपेयर नहीं भी करेंगे चलेगा ना, क्योंकि हम लोग के पास सिग्मा दो जगह पे अवेलेबल है। तो यहाँ कंपेयर करने से जल्दी पता चल रहा है। तो सिग्मा का मतलब 4 हो जाएगा, देखो वही कैलकुलेट होके आ गया। तो बेसिकली इस क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व करने का जरूरत नहीं होता है। हम लोग जस्ट देख के बता सकते हैं हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट के साथ कि म्यू हम लोग का 10 आएगा, ठीक है। अब गलती से -10 वगैरह नहीं लिखना है। मान लो या -10 ऑप्शन में होता
तो तुम लोग -10 नहीं लिख सकते हो। क्यों नहीं लिख सकते हो? क्योंकि x माइनस म्यू ही हम लोग का स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। तो x का मतलब x है, क्वेश्चन में भी स्टैंडर्ड फॉर्मेट में भी, और म्यू का मतलब 10 है। तो जस्ट देख के बताना है कि म्यू का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो अब इस तरह का हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो है क्लियर हो जाएगा कि कैसे करके करना है। तो यहाँ पर देख के बताना था, 10 होगा। हम लोग इस तरह से कंपेयर करके बता सकते हैं 10 होगा। अगर इस क्वेश्चन में एसडी दिया हुआ रहता तो इस तरह से भी बता सकते हो, या फिर ऐसे भी बता सकते हो, देख के, जस्ट देख के, यहां से देख के स्टैंडर्ड डिविएशन 4, यहां से देख के म्यू का वैल्यू 10, और कुछ नहीं करना होता है। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग लिखते हैं और एक क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। ये भी एग्जाम में आया हुआ ही क्वेश्चन है, ठीक है। व्हाट इज द मीन एंड एसडी if f of x equal to √2 by pi e to the power -2 x-3। जो क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा ना, उसे बहुत अच्छे तरीके से देखना है हमें, ठीक है। कहाँ माइनस है, कहाँ स्क्वायर है, ये अच्छे तरीके से देखना पड़ेगा। फॉर -इंफिनिटी लेस देन x लेस देन इंफिनिटी, ऑप्शंस भी लिख लेते हैं। 3,12, 3,1/4, 2,1/2, और डी नन ऑफ दिस। यहाँ पर बोला है व्हाट इज द मीन एंड एस डी इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू इतना। तो हमें मीन यानी कि हमें क्या कैलकुलेट करने बोला है, पहले वो दिमाग में सेट करना चाहिए। म्यू कैलकुलेट करने बोला है, एस डी मतलब हमें सिग्मा कैलकुलेट करने बोला है, ठीक है। अब हमें जो क्वेश्चन में गिवन है वो कुछ इस तरह से गिवन है, और हम लोग का स्टैंडर्ड फॉर्मेट जो होता है वो कुछ इस तरह से होता है। स्टैंडर्ड फॉर्मेट हम लोग का होगा, ये देखो, स्टैंडर्ड फॉर्मेट हो जाएगा 1/सिग्मा √पाई ई रेज टू द पावर -x माइनस म्यू का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 सिग्मा स्क्वायर, और ये ब्रैकेट क्लोज। ये होता है हम लोग का फॉर्मूला। अब क्वेश्चन में जो गिवन है उसको लिखते हैं, √2/पाई, ठीक है, ये दे रखा है इधर, इनटू ई टू द पावर -2x-3 और इसका होल स्क्वायर, ठीक है। हम लोग को बोला है मीन और एसडी कैलकुलेट करने के लिए, तो स्टैंडर्ड के हिसाब से अगर हम लोग ई के पावर में जो है उसको कंपेयर कर लेते हैं तो हमें वहां एसडी और मीन दोनों ही मिल जाता है, ठीक है। अगर ई के पावर में जो है वो अगर याद कर लेते तो सबसे ज्यादा तुम लोग को यही चीज याद करना होगा, ठीक है, ये वाला। ये याद करना क्यों हम बार बार बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ म्यू भी है, एसडी भी है। तो क्वेश्चन नॉर्मली म्यू एसडी का ही पूछेगा, तो म्यू भी मिल जाएगा, एसडी भी मिल जाएगा, यहाँ से भी एसडी मिलेगा, बट म्यू तो मिलेगा नहीं। अगर ये याद नहीं भी करते हो, अगर सिर्फ इतना याद कर लेते हो, तो सारे क्वेश्चन का आंसर हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर हम लोग को सिर्फ और सिर्फ म्यू और एसडी याद करना, मतलब म्यू और एसडी दोनों यहाँ से निकल जाएगा अगर हम लोग ई का पावर को कंपेयर करके देख लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इससे अलग कर लेते हैं, हम लोग ई के पावर को लिख के देखते हैं, ठीक है। ई के पावर को लिख के देखते हैं कितना आ रहा है। तो ई का पावर अगर हम लोग देखें तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में होता है x माइनस म्यू का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 सिग्मा स्क्वायर, और ये ऐसे ब्रैकेट, ठीक है। और यहाँ पर ई का पावर क्या है, -2 है, ब्रैकेट में है x-3 का होल स्क्वायर, और नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो हम लोग मान सकते हैं कि नीचे 1 है। एक बार कंपेयर करने के लिए मानते हैं, क्योंकि एसडी भी बोला था ना, तो मान लेते हैं कि नीचे क्या है, 1 है, ठीक है। अगर हमें कंपेयर करना है तो हम लोग कैसे कंपेयर कर सकते हैं, हमें म्यू के साथ ये म्यू कंपेयर करना होगा। मतलब म्यू का वैल्यू यहाँ पर हमें दिख रहा है 3 है, देखो ये साफ साफ दिख रहा है कि म्यू का वैल्यू हम लोगों का 3 है, क्योंकि x माइनस म्यू के साथ x-3 का कंपेयर करेंगे तो म्यू का वैल्यू 3 हो जाएगा। यानी ऑप्शन या तो ए होगा या तो बी होगा, ठीक है। ये दोनों तो नहीं होगा, लेकिन अब डिपेंड कर रहा है कि एसडी का वैल्यू क्या है, उस पर हमें ऑप्शन को टिक करना है। अब एसडी के लिए हम लोग क्या कंपेयर कर सकते हैं, 2 सिग्मा स्क्वायर, ठीक है, 2 सिग्मा स्क्वायर को हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। तो कैसे कंपेयर करेंगे, सिंपल, यहाँ पर क्या है, 2 सिग्मा स्क्वायर के बदले यहाँ पर 1 है, तो हम लोग बोल सकते हैं 2 सिग्मा स्क्वायर के जगह यहाँ पर क्या है, 1 है, ठीक है। यहाँ पर 1 है, तो सिग्मा स्क्वायर के जगह क्या हो जाएगा, 1/2, तो सिग्मा के जगह क्या हो जाएगा, 1/√2, ठीक है। सिग्मा के जगह हो जाएगा 1/√2। हम लोग को बोला है कि एसडी कैलकुलेट करने के लिए, अच्छा ये सिग्मा स्क्वायर आ गया, सिग्मा स्क्वायर, ओ अच्छा, हाँ, थोड़ा सा कंपैरिजन गलत हो गया, सॉरी, थोड़ा सा कंपैरिजन गलत हो गया है।
यहाँ पर हम लोग को ऐसा लिखना पड़ेगा, देखो 1/1, 1 ऊपर लिखना चाहिए, ठीक है। हम लोग लिखेंगे 1/2 सिग्मा स्क्वायर। हम ये वाला पोर्शन के अलावा बाकी पूरा पोर्शन को लिख लेते हैं, ठीक है। तो ऊपर माइनस भी है, तो ऊपर माइनस भी है, ठीक है। माइनस ये इसके जगह मैंने 1 लिख लिया, ठीक है। इसके जगह मैंने 1 लिख लिया, -1/2 सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर -2/1, ठीक है। ये सिर्फ इसको, इसके अलावा बाकी चीजों को हम लोग को कंपेयर करना है, सिर्फ इसके अलावा, ठीक है। ये जो है, ये जो लिखा हुआ है, इसके अलावा हम लोग बाकी चीजों को कंपेयर करेंगे। ये पोर्शन को हटा देते क्योंकि ये पोर्शन कंपेयर कर चुके हैं। मतलब एक्चुअली म्यू के लिए कैसे कंपेयर किया, x माइनस म्यू का होल स्क्वायर इक्वल टू x-3 का होल स्क्वायर को कंपेयर किया, ठीक है। अब अगर दोनों साइड से स्क्वायर हट जाता है तो x माइनस म्यू इक्वल टू x-3, दोनों साइड से x हट जाता है तो माइनस म्यू इक्वल टू -3, यानी म्यू इक्वल टू 3। कंपेयर करने का मतलब है सॉल्व इस तरह से हुआ है, जो देख के मैंने बता दिया। अब ये कंपैरिजन हट गया है तो बचा क्या, अगर ये कंपैरिजन हट जाता है तो यहाँ पर बचेगा हम लोग का इस तरह से स्टैंडर्ड में -1/2 सिग्मा स्क्वायर, और इधर बचेगा यहाँ पर मतलब e के पावर में यहाँ पर -2/1, ठीक है। ये लिखना पड़ेगा, ये इस तरह से होगा। अगर हम -2 को इग्नोर कर देंगे तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि फॉर्मूले में तो ये 1 होता है, ये 2 है, तो फिर पूरा कंपेयर करना पड़ेगा। तो एक्सेप्ट दिस पोर्शन हमें पूरा कंपेयर करना पड़ेगा। अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, तो ये हो गया 4 सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू -1, तो सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू -1/4, तो सिग्मा इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा इक्वल टू हो जाएगा 1/2, सिग्मा इक्वल टू हो जाएगा 1/2, यानी ऑप्शन ए हम लोग का आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन ए हम लोग का आंसर होगा। तो हम लोग कंपेयर जो करेंगे उसके अलावा बाकी मतलब वो हट जाएगा, बाकी को हमें कंपेयर करके देखना पड़ेगा कि आंसर क्या आ रहा है स्टैंडर्ड डिविजन का, ठीक है। तो और एक बार और एक क्वेश्चन करके देखते हैं, देखो। द मीन एंड वेरिएंस of random variable x having the probability density function p of capital X equal to x इक्वल, ठीक है। अब देखो फंक्शन को ना कभी कभी इस तरह से भी दे सकता है, ई एक्स पी ब्रैकेट में -x-4 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई पाई फॉर -∞ लेस x लेस इंफिनिटी इज, ठीक है। हम बता देते हैं क्या होगा। -∞ लेस इंफिनिटी लेस x लेस इंफिनिटी, ये तो हम लोग का रेंज होता है, ठीक है। अब हमें यहाँ पर बताना है कि आंसर क्या होगा। पूछा क्या है, देखो यहाँ पर पूछ रहा है कि द मीन एंड वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल x। तो हम लोग को पहले ये पता कर लेना है हमें क्या क्या पूछा गया है, मीन और पूछा गया है वेरिएंस, ठीक है। मीन और वेरिएंस, तो मीन का मतलब और वेरिएंस का मतलब क्या होता है, वेरिएंस का मतलब हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर, ठीक है। और मीन का मतलब हो जाएगा म्यू, क्योंकि ये कौन सा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बोला है। जैसे ही बोला है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, इसका मतलब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बोला है, और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन को म्यू से डिनोट किया जाता है, वेरिएंस को सिग्मा स्क्वायर से डिनोट किया जाता है। तो अगर हम लोग का प्रोबेबिलिटी फंक्शन अगर x है और ये दे रखा है, देखो ये दे रखा है, ये है एक्सपोनेंशियल, इसका मतलब है एक्सपोनेंशियल, इसको लैंग्वेज में दिया है जिसको हम लोग e लिखते हैं। तो e का मतलब क्या होता है, एक्सपोनेंशियल, तो एक्सपोनेंशियल। और ये ऐसे दे रखा है -x-4, मतलब एक्चुअली इसको अगर हम थोड़ा सा ठीक तरीके से लिखे तो ये डिवाइडेड बाई पाई है, मतलब ये पाई नीचे है और ऊपर क्या है, ऊपर फिर वैल्यू है e⁻, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फॉर्म पावर फॉर्म में ही होता है, e⁻ -x-4 का होल स्क्वायर, ठीक है। e⁻, ये देखो इसको ऐसे लिखना है, एक्सपोनेंशियल का मतलब ही e⁻ होता है, तो ये पावर में लिखा हुआ है, तो इसको मैंने पावर में लिख लिया। ये हमें क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। अब हमें बोला है ये अगर हमारा
प्रोबेबिलिटी मतलब फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स है, ये अगर हम लोग का एफ ऑफ एक्स है, हम लोग को कैलकुलेट करके दिखाने के लिए बोल रहा है कि म्यू क्या होगा, वेरिएंस क्या होगा, ठीक है। अब म्यू तो दिख रहा है 4 होगा, देखो म्यू तो साफ साफ दिख रहा है, हमें सिर्फ कंपेयर ही करना है ना, म्यू तो साफ साफ दिख रहा है 4 होगा। अब हम कंपेयर करके दिखाते कैसे होगा। स्टैंडर्ड फॉर्मूला हम लोग का क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला ई के पावर में जो है, या फिर पूरा ही लिख के दिखा देते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू मतलब पाई इंटू रूट ओवर ऑफ 2 सिग्मा इंटू रूट ओवर ऑफ 2 पाई इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स माइनस म्यू एक्स माइनस म्यू का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 सिग्मा स्क्वायर, ठीक है। ये होगा, ये हो गया हम लोगों का जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है हम लोगों के पास। लेकिन ये पोर्शन है ही नहीं कंपेयर करने के लिए, हम लोग के पास सिर्फ ई वाला पोर्शन है, तो हम लोग इससे कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो कंपेयर किससे करेंगे, ये वाले पोर्शन से, यही सबसे वाइटल होता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग के पास अवेलेबल क्या है, माइनस ऑफ एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर, ये हम लोग के पास अवेलेबल है, ठीक है। अब हम लोग को बोल रहा है कि म्यू कैलकुलेट करो और वेरिएंस कैलकुलेट करो, ओके। तो म्यू देखो, म्यू कैसे होगा, म्यू के लिए हम लोग ऐसे कंपेयर करेंगे, एक्स माइनस म्यू का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर, दोनों साइड से स्क्वायर स्क्वायर हटा दो, या फिर देख के भी लिख सकते हो, एक बार जस्ट प्रैक्टिस के लिए बोल दे रहे हैं, तुम लोग देख के भी लिख सकते हो इसका आंसर जस्ट ऑब्जर्व करके, ठीक है। तो यहाँ पर म्यू एक्स एक्स कैंसिल, म्यू का वैल्यू हो जाता है 4, ठीक है, म्यू का वैल्यू 4 हो जाता है। वैसे मैंने यहाँ ऑप्शन नहीं दिया है, चलो कोई बात नहीं, इसका आंसर 4 है। और उसके साथ साथ वेरिएंस भी कैलकुलेट करने बोला है, वेरिएंस का मतलब ये हो जाएगा -1/2 सिग्मा स्क्वायर, ठीक है। और इधर क्या है, इधर कुछ नहीं है, 1/1 है, ठीक है, इधर कुछ नहीं है, 1/1 है। अब हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, माइनस है, माइनस तो है, -1/1 है, ठीक है। क्योंकि x माइनस म्यू स्क्वायर को अगर मतलब 4 स्क्वायर को अगर हम लोग एलिमिनेट कर देते हैं तो सिर्फ माइनस बचेगा, -1/1। अब दोनों साइड से माइनस हटा देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, ठीक है। सिग्मा स्क्वायर आया और पूछा था वेरिएंस, ठीक है, एस डी नहीं पूछा था, पूछा था वेरिएंस। तो इसका मतलब हम लोग का मीन का आंसर हो गया 4, और वेरिएंस अगर एसडी पूछेगा तो 1/√2 होता, वेरिएंस का आंसर हो गया हाफ, ठीक है। क्योंकि वेरिएंस का मतलब सिग्मा स्क्वायर होता है, मीन का मतलब म्यू होता है, ठीक है, मीन का मतलब म्यू होता है। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द सीवी, सीवी का मतलब होता है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, कैरेक्टराइज्ड बाय द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, एफ ऑफ एक्स इंटू ई टू द पावर, और ऐसे दे रखा है यानी डिवाइडेड बाय 32, मतलब क्वेश्चन में ऐसा आया था। तो एक्चुअली क्या होता है, इतना बड़ा डेटा होता है तो उससे कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए क्वेश्चन में जैसे आया हुआ था मैंने वैसे ही लिखा है, मतलब ये डिवाइड है, ठीक है। तो थोड़ा सा हमें एक दो बार देख लेना है कि क्या दिया हुआ है, ठीक है। हमें बोला है सीवी निकालो, सीवी, सीवी का मतलब सिर्फ सीवी कैलकुलेट करने के लिए बोला है। सीवी का मतलब क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ठीक है। ये हम लोग कहाँ पढ़ते हैं, ये हम लोग मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन में पढ़ते हैं, ये देखो, ये शायद कल भी ऐसा एक क्वेश्चन आया था, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन होता है और सीवी का फॉर्मूला होता है एच डी बाई मीन, ठीक है, एच डी बाई मीन इंटू 100। ये फॉर्मूला देखो कल भी आया था, जिनका मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन हो गया उनको तो पता है, मैंने बोला भी था। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो जस्ट इग्नोर कर दो,
ये मैंने बोला था, ये देखो एच डी बाई मीन इंटू 100, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो अगर एक बार फॉर्मूले की तरह से चलते हैं तो एच डी मीन तो हम लोग को पता है क्या होता है इस डिस्ट्रीब्यूशन में। एच डी का मतलब होता है सिग्मा, मीन का मतलब होता है म्यू। इसका मतलब हम लोग को कैलकुलेट क्या करने बोला है, एक्चुअली हम लोग को एच डी और म्यू ही कैलकुलेट करना है। तो जैसे कि मैंने बोला था इस तरह का ही क्वेश्चन आता है, एच डी और म्यू फिर से हमें कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है ना। हम लोग कंपेयर करेंगे, कंपेयर करने के लिए हम लोग पहले स्टैंडर्ड फॉर्मेट लिखते हैं। तो हम e टू दी पावर जो होता है वही लिख रहे हैं, क्योंकि उसी से कंपेयर करना हमारे लिए काफी होता है। तो e टू दी पावर क्या होता है, माइनस एक्स माइनस म्यू का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस ऑफ एक्स माइनस म्यू का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई हो जाएगा 2 सिग्मा स्क्वायर, हो गया। और इधर e टू दी पावर क्या है, माइनस एक्स माइनस 10 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 32, ठीक है। अब कंपेयर करते हैं, तो म्यू के लिए एक्स माइनस म्यू का होल स्क्वायर और यहाँ पर एक्स माइनस 10 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो एक्स माइनस म्यू इक्वल टू एक्स माइनस 10, दोनों साइड से एक्स कैंसिल हो जाता है तो म्यू का वैल्यू आ जाता है 10, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग ये वाला कैलकुलेट करेंगे, तो -1/2 सिग्मा स्क्वायर ये स्टैंडर्ड में बच जाता है। अगर हम लोग ये वाला ले लेते हैं तो बचा ये -1/2 सिग्मा स्क्वायर, और इधर हम लोग चेक करेंगे -1/32 मिलेगा, ठीक है, बचा हुआ वैल्यू। अब यहाँ से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, दोनों साइड से माइनस माइनस हटा दो। तो हम लोग ये 2 से अगर डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर 16 आ जाएगा, ठीक है। तो सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू 16 रिवर्स कर देते हैं, तो सिग्मा इक्वल टू कितना हो जाएगा 4, ठीक है, 4 हो गया। अब हम लोग को ये सब इंडिविजुअली नहीं पूछा था, बोला था कि बताओ सीवी क्या है, तो बेसिकली यही कैलकुलेट करने बोला है। तो एच डी बाई मीन इंटू 100, तो सीवी का मतलब होता है एच डी बाई मीन इंटू 100, और इसको कैलकुलेट करके हमें मिल जाएगा 40, और ये परसेंटेज में लिखना पड़ता है क्योंकि इंटू 100 होता है। तो सीवी एच डी बाई मीन इंटू 100 हम लोग का 40% हो गया। तो अगेन कंपेयर करके ही आंसर आ गया। कंपेयर करने के लिए सिर्फ ई के पावर में जो वैल्यू है वो याद रखने से ही हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, ठीक है। हमें पूरा जो है पूरा फॉर्मूला अगर हम लोग नहीं भी याद कर पाते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं, ई के पावर में जो है, और ई के पावर में क्या होता है हम एक बार बोलते हैं, देखो याद हो जाएगा, माइनस एक्स माइनस म्यू का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 सिग्मा स्क्वायर, बस इतना ही, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग कुछ पॉइंट लिखेंगे, ठीक है, उसके बाद कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन करेंगे। मतलब ये जो कंपैरिजन टाइप क्वेश्चन है ये हम लोगों ने कर लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट कुछ दूसरा क्वेश्चंस करते हैं, देखो मतलब दूसरे टाइप का क्वेश्चन, उसके लिए पहले कुछ पॉइंट्स हमें डिस्कस करने चाहिए। तो देखो पॉइंट्स क्या है, नोट्स देखो, पहला नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, इसको भी लर्न नहीं करना पड़ेगा, ये क्वेश्चन को करने के लिए ये पॉइंट समझना पड़ेगा, इसलिए हम लिखवा रहे हैं, ठीक है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज एप्लीकेबल when the random variable x is continuous। तो ये कोई नया बात नहीं बोला है, ये मैंने स्टार्टिंग में भी बोला था कि जब हम लोग थियोरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट किए थे तब भी मैंने बोला था कि बाइनोमियल और पॉइजो डिस्ट्रीब्यूशन क्या बोलते हैं उसे, डिस्क्रीट वेरिएबल के लिए होता है, जबकि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये एप्लीकेबल तभी होगा अगर हम लोग का जो रैंडम वेरिएबल x है, ठीक है, जिसका अलग अलग वैल्यूज होता है वो कंटिन्यूअस वैल्यू हो तभी होगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखो यहाँ पर, इफ we plot the probability function y equal to f of x, then the curve known as probability curve takes the following शेप, ठीक है। तो तुम लोग को कुछ ड्रॉ नहीं करना है, अब हम ड्रॉ करके दिखा रहे हैं ताकि समझ में आएगा, तो क्वेश्चन इजीली जो है समझ जाओगे कि क्या हो रहा है। पहला बात है कि एक्स हम लोग का कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल होगा। अगर मान लो हम लोग कुछ कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल लेते हैं
किसी एक प्रोबेबिलिटी फंक्शन के लिए, ठीक है, दैट इज y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये तुम लोगों ने सेट थ्योरी में पढ़ा है कि y एक फंक्शन होता है, एफ ऑफ एक्स जो है उससे भी डिनोट कर सकते हैं। तो जो कर्व बनेगा नोन एज प्रोबेबिलिटी कर्व टेक द फॉलोइंग शेप, ठीक है। तो शेप कैसे होगा देखो, क्योंकि ये क्या है, क्योंकि ये हम लोग का देखो इस तरह से है, माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक, ठीक है। ये एक लाइन ड्रॉ कर दिया, एक्स का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी इधर होता है से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक लाई कर सकता है, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पर वैल्यूज को पुट करते हैं तो जो मिडिल वैल्यू आएगा, मतलब जो मीन होगा वो म्यू होगा, ठीक है। मीन को मिडिल वैल्यू क्यों बोला मैंने, एक्चुअली मिडिल वैल्यू पोजिशनल वैल्यू होता है, लेकिन मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जब पढ़ोगे, मतलब मतलब कभी ना कभी तो पढ़े होगे मीन म्यू, सॉरी मीन मीडियन मोड, ठीक है। तो जिन लोग का हो गया है उन लोग को तो मैंने बताया है, ठीक है। जिन लोगों का नहीं हुआ है उन लोग को जब करवाएंगे तब और भी क्लियरली समझ में आएगा, एक बार सुनो तब फिर ये रिपीट हो जाएगा चैप्टर, प्रॉब्लम नहीं है। तब देखो यहाँ पर क्या बोला था मैंने, सेंट्रल मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब यही होता है कि डेटा एक्चुअली सेंटर की तरफ क्लस्टर्ड होता है, ठीक है। डेटा का टेंडेंसी है वो सेंटर की तरफ क्लस्टर्ड होता है, और उससे ही हम लोग एवरेज वैल्यू निकाल पाते हैं। एवरेज वैल्यू सबसे बेस्ट एवरेज मीन होता है, ठीक है। एवरेज वैल्यू जो है सबसे बेस्ट एवरेज मीन होता है, और एवरेज वैल्यू मीन भी है, मीडियन मोड भी है, लेकिन बेस्ट एवरेज माना जाता है मीन को, क्योंकि वो बेस्ट सेंट्रल टेंडेंसी होने का क्राइटेरिया को फुलफिल करता है, जो भी क्राइटेरिया होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये म्यू जो है ये मिडिल में ही मिलेगा, क्योंकि ये एवरेज वैल्यू बताएगा। अब अगर हम लोग इसको जो भी यहाँ पर वैल्यूज प्लॉट होगा, ऐसे मान लो यहाँ पर 6 प्लॉट हुआ या 7 प्लॉट हुआ, जो भी यहाँ पर प्लॉट होगा लगातार, प्लॉट होने के बाद जो शेप बनेगा, जो शेप बनेगा यहाँ पर डायग्राम का, वो कुछ इस तरह से होगा, बेल शेप होगा, ठीक है, बेल शेप। देखते हैं होता है कि नहीं मेरे से ड्रॉ, कुछ इस तरह से होगा, बेल शेप होगा। हम देखते हैं मैट में अगर बता दिया है तो यहाँ से बता, ये देखो ये वाला, ठीक है। ये देखो अगर हम लोग प्लॉट करते हैं तो ये कुछ इस तरह से होगा, बेल शेप हो जाएगा, ठीक है। ये ऐसे बेल शेप दिखेगा, तो ये होना चाहिए। मतलब क्या होगा, ये जो है मिडिल में अगर हम यहाँ से यहाँ एक पॉइंट लगाते, मतलब यहाँ से यहाँ एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं, तो ये इधर जितना होगा ना इधर भी उतना ही होना चाहिए, इधर जितना होगा इधर भी उतना ही होना चाहिए, क्योंकि मिडिल का मतलब इधर जितना इधर उतना, ठीक है। मान लो मिडिल में एक बच्चा है, उसे मिडिल में तभी बोलेंगे ना अगर उसके इधर भी जितने बच्चे बैठे इधर भी, अगर इधर 2 है तो इधर भी 2 होगा, तभी जाके वो मिडिल में होगा। तो फिर दोनों साइड इक्वल होना चाहिए, ठीक है, तब वो बेल शेप होगा, ठीक है, तब वो बेल शेप होगा। तो ये हो गया हम लोग का बेल शेप। तो ऐसे इसका शेप बनेगा अगर हम लोग प्लॉट करते हैं प्रोबेबिलिटी फंक्शन को, ठीक है। तो जो कर्व बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, देन एरिया अंडर दिस कर्व गिव्स अस प्रोबेबिलिटी गिव्स अस द प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो इसमें जो एरिया होगा वो हमें प्रोबेबिलिटी जो है प्रोबेबिलिटी मिल जाएगा। एक्चुअली प्रोबेबिलिटी का टोटल क्या होता है, प्रोबेबिलिटी का टोटल 1 होता है। जैसे मान लो अगर इस ग्राफ को प्लॉट करना है, सपोज अगर हम लोग का एक्स का वैल्यू सपोज ग्रेटर देन 5 है, फॉर एग्जांपल एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन 5 है, मतलब मैंने पॉजिटिव दिखाया। अब मान लो यहाँ पर ये लाइन पे अगर ये 5 है, ये लाइन पे ये 0.5 है, उसके बाद मान लो ये 6 है, उसके बाद मान लो ये 7 है, उसके बाद मान लो ये 8 है, पॉजिटिव साइड। अब मैंने बोला है कि x का वैल्यू ग्रेटर देन 5, ठीक है। x का वैल्यू ग्रेटर देन 5 का मतलब हो जाएगा कि ये हमें यहाँ से यहाँ एक लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा, ये इस तरह से, ठीक है। ये लाइन ड्रॉ हो गया, ग्रेटर देन 5 का मतलब ये पोर्शन, ठीक है। ग्रेटर देन 5 का मतलब हो जाएगा ये पोर्शन, ठीक है। ये इस तरह से प्लॉट होता है, मतलब अगर प्लॉटिंग हम लोग प्रैक्टिकली समझना चाहे, जबकि आएगा नहीं क्योंकि एमसीक्यू में तो ड्रॉ करने देगा नहीं। तो यहाँ पर प्लॉट इस तरह से होगा कि हम लोग देखेंगे कि x का वैल्यूज जो है पॉजिटिव क्या क्या है, तो अगर पॉजिटिव ग्रेटर देन 5 है मतलब ये शेडिंग एरिया ये जो हो जाएगा, ठीक है। और पूरा का पूरा अगर हमें पता करना हो
कि प्रोबेबिलिटी कितना है पूरा, ठीक है। तो ये पूरा अगर हम लोग इसमें पूरा ड्रॉ कर लेते हैं, पूरा पूरा ये अगर शेडेड हो जाता है तो इसका पूरा का पूरा वैल्यू हो जाएगा 1 1, ठीक है। प्रोबेबिलिटी 1 हो जाएगा, वैल्यू इन द सेंस प्रोबेबिलिटी इसका 1 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये पूरा एरिया हमारे प्रोबेबिलिटी फंक्शन को डिफाइन कर रहा है। ये जो शेप बन रहा है ये हम लोग का एक रैंडम वेरिएबल से बन रहा है जो हमारे प्रोबेबिलिटी को बता रहा है, और हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी टोटल 1 होता है। तो अगर ये पूरा शेडेड एरिया होगा, जैसे यहाँ पर शेडेड दिखाया मैंने, x ग्रेटर देन 5 का मतलब ये जब पूरा शेडेड हो जाएगा तो वो हमें प्रोबेबिलिटी बताएगा, ठीक है। तो ये मतलब जस्ट मैंने एक नॉलेज के लिए बताया कि यहाँ पर कैसे कर्व को हम लोग ड्रॉ करके समझ सकते हैं, ठीक है। बाकी ड्रॉ वगैरह कभी नहीं आएगा। अच्छा, अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट इसमें आगे लिखते हैं। ये हो गया सेकेंड पॉइंट लिखा था मैंने, फिर थर्ड पॉइंट इसमें लिखते हैं। द एरिया, जो भी मैंने अभी बताया ना वही लिखेंगे। द एरिया बिटवीन माइनस म्यू, सॉरी माइनस इंफिनिटी एंड म्यू, ठीक है। माइनस इंफिनिटी एंड म्यू मतलब यहां से लेके यहां तक का बात कर रहे हैं। द एरिया इक्वल टू द एरिया बिटवीन म्यू एंड इंफिनिटी, ठीक है। और ये यहां से लेके जो ये एरिया है ये दोनों इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा? अगर ये मेरा एवरेज है, ये मेरा म्यू है, ये मेरा मीन वैल्यू है, और हम बोल रहे हैं ये कर्व जो है ये कैसा होगा, इधर जितना है इधर भी उतना ही है, ठीक है। इधर इसका वैल्यू जितना है इधर भी उतना ही है। इसका मतलब ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू इक्वल है, ठीक है। इधर से इधर जितना मेजरमेंट है इधर से इधर भी उतना ही मेजरमेंट है। तो अगर ये पूरा कर्व हमें प्रोबेबिलिटी 1 बताता है, पूरा कर्व अगर हमें प्रोबेबिलिटी 1 बताता है तो इसका हाफ हिस्सा हमें 0.5 और हाफ हमें 0.5 बताएगा। अगर ये टोटल प्रोबेबिलिटी बताएगा, क्यों बताएगा? क्योंकि ये पूरा जो है हमारा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन के लिए ड्रॉ किया जा रहा है। तो अगर ये पूरा वैल्यू 1 है तो ये इधर 0.5 ये इधर 0.5 दोनों इक्वल इसीलिए क्योंकि ये सेंट्रल पॉइंट है, और सेंट्रल पॉइंट के इधर जितना है सेंट्रल पॉइंट के इधर भी उतना ही है। तो ये हो जाएगा हम लोग का द एरिया बिटवीन माइनस इंफिनिटी से लेके म्यू एंड द एरिया बिटवीन म्यू से लेके इंफिनिटी इक्वल टू 0.5 होगा, ठीक है। 0.5 होगा। अच्छा, फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट पॉइंट। if mu equal to 0 and standard deviation equal to 1, we have f of z equal to e to the power minus z square divided by 2 for minus infinity लेस देन z लेस देन इंफिनिटी, ठीक है। अब क्या बोला है देखो, ये कोई नया चीज नहीं है। बोल रहा है कि म्यू अगर 0 है और स्टैंडर्ड डिवीजन 1 है तो नॉर्मली हम लोग का फॉर्मूला क्या था ये समझाते हैं। देखो ये ऐसे कैसे हो गया। नॉर्मल हम लोग का फॉर्मूला कुछ इस तरह से था, 1 डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन इनटू रूट अंडर रूट 2 पाई, ठीक है, इनटू ई टू द पावर माइनस म्यू माइनस एक, सॉरी एक्स माइनस म्यू, सॉरी एक्स माइनस म्यू का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 सिग्मा स्क्वायर। ये हम लोगों का नॉर्मल फॉर्मूला था, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या बोला है कि अगर म्यू इक्वल टू 0 और स्टैंडर्ड डिवीजन 1 हो जाता है, अगर स्टैंडर्ड डिवीजन 1 हो गया तो ये 1/1 हो गया, तो बचा क्या, 1/2 अंडर रूट 2 पाई बचेगा। देखो वही बच रहा है, इनटू ई टू दी पावर, ठीक है, क्या बचेगा, माइनस एक्स। म्यू का वैल्यू 0 हो गया है, म्यू का वैल्यू अगर 0 हो गया है तो म्यू कुछ नहीं बचा, ठीक है। तो एक्स का स्क्वायर, ठीक है, एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 सिग्मा स्क्वायर, सिग्मा अगर 1 हो गया तो 2 बचेगा। तो क्या बचा देखो, 1/2 रूट पाई जो बच रहा है, इनटू इनटू तो ये भी है, ठीक है, इनटू लिखो या पॉइंट मतलब पॉइंट लगा के दिखाओ, ई टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, इसको लिखा गया है जेड स्क्वायर बाई 2। क्यों? क्योंकि इसको जेड से डिफाइन किया गया है, ठीक है, जेड से डिफाइन किया गया है और कुछ नहीं। तो जो मेन फॉर्मूला है वहां पर अगर म्यू और स्टैंडर्ड डिवीजन का वैल्यू हम लोग का 0 और 1 होता है देन ये ऑटोमेटिकली फॉर्मूला ऐसे बन जाएगा, ठीक है। अब ये सब एक बार लिख लो, इसका यूज हम बता देते हैं कहाँ कहाँ होगा, जब क्वेश्चन करोगे तो समझ में आ जाएगा।
ये हो गया 4th नंबर पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर, अच्छा इसी पॉइंट में आगे हम लोग को लिखना है the random variable z is known as standard normal variate or variable or standard normal deviate. It is given by z equal to x minus mu divided by sigma। ठीक है, x माइनस म्यू डिवाइडेड बाई सिग्मा। क्या बोला है देखो, ये जो z लिखा गया है, z क्या होता है वो बोला गया है। द रैंडम वेरिएबल z इज नोन एज स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट और वेरिएबल, इसको बोला जाता है स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल। ठीक है, स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल या वेरिएट बोल सकते हो, और स्टैंडर्ड नॉर्मल डेविएट, स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट, वेरिएबल और स्टैंडर्ड नॉर्मल डेविएट। ठीक है, इट इज गिवन बाय, ये कैसे होता है, x माइनस म्यू। ठीक है, x माइनस म्यू, x माइनस म्यू डिवाइडेड बाई सिग्मा, क्या बोलते हैं इसे, सिग्मा। ठीक है, x माइनस म्यू डिवाइडेड बाई सिग्मा से इसे डिफाइन किया जाता है। अब इसका जब जरूरत होगा तब बताएंगे इसको कैसे यूज करना है। ठीक है, अभी हम लोग सिर्फ लिख रहे हैं, सारा यूज नहीं होगा, कुछ चीज जस्ट अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए लिखवा रहे हैं। 5th नंबर में लिखेंगे कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज बेल शेप्ड। ठीक है, जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है ये बेल शेप होगा, ये दिख रहा है। ठीक है, ये जस्ट एक बार लिखवा दिया, ये बेल शेप्ड होता है अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से हम लोग ग्राफ प्लॉटिंग करते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा, इट इज यूनिमोडल। ठीक है, यूनिमोडल मतलब इसमें एक ही मोड होता है। जैसे अगर तुम लोगों को याद है, हम लोगों ने जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन किया, पॉइजो डिस्ट्रीब्यूशन किया, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में भी दो मोड था डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ ये p इंटू एन प्लस वन। अगर ये हम लोग का इंटीजर होता है तो एक ही इंटीजर, और अगर हम लोग का फ्रैक्शन होता है तो फ्रैक्शन होने से मोड का वैल्यू हो जाएगा जो मतलब इसके मतलब p इंटू एन प्लस वन में जो ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा, और अगर इंटीजर वैल्यू होता है तो मोड का वैल्यू एक हो जाएगा p इंटू एन प्लस वन और एक हो जाएगा p इंटू एन प्लस वन माइनस वन, इस तरह से कुछ था। और हम लोग का जो पॉइजो डिस्ट्रीब्यूशन था वहां पर मोड का वैल्यू अगर इंटीजर हुआ तो एम और एक एम माइनस वन होगा मोड का वैल्यू, और मोड और मीन वहां पर एक जैसा था। ठीक है, जो मोड था वही मीन था, और अगर फ्रैक्शन होता तो फिर हम लोग का जो लार्जेस्ट इंटीग्रल पार्ट होता है वो हो जाएगा। यानी कि मोड दो होने का चांसेस है, लेकिन यहाँ पर मोड दो नहीं होगा, यहाँ पर मोड जो है एक ही होगा, दैट इज यूनिमोडल। ठीक है, इसीलिए इसको बोला जाता है यूनिमोडल। एक ही मोड होगा इसमें। 7th नंबर, द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन is known as biparametric distribution, as it is characterized by two parameters mu and sigma square. Once the two parameters are known, the normal distribution is completely specified. ठीक है,
तो ये क्या बोला है, देखो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है बाई पैरामेट्रिक है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और बाइनोमियल दोनों बाई पैरामेट्रिक है, ठीक है। वहां पर एन और पी का मेन वैल्यू माना जाता था, लेकिन जो हम लोग का पॉइजो डिस्ट्रीब्यूशन था वो यूनी पैरामेट्रिक था। क्यों? क्योंकि वहां पर हम लोगों का जो वैल्यू ऑफ एवरेज यानी एम जो कि एन क्रॉस पी करके आता है उसी पे डिपेंड होता है, ठीक है। तो ये भी बाई पैरामेट्रिक है, एज इट इज कैरेक्टराइज्ड बाई टू पैरामीटर, जिसपे अभी हम लोगों ने क्वेश्चन किया कि हमें क्वेश्चन में म्यू और सिग्मा या सिग्मा स्क्वायर, एक ही बात है, सिग्मा स्क्वायर यानी वेरिएंस, सिग्मा यानी हम लोग का स्टैंडर्ड डेविएशन। तो दो पैरामीटर पे ये डिपेंड करता है, दैट इज म्यू और सिग्मा स्क्वायर। इसको भी समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि इसी पे हम लोगों ने क्वेश्चन किया। वंस द ये वंस हो जाएगा, वंस द टू पैरामीटर्स आर नोन द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज कंप्लीटली स्पेसिफाइड। जैसे ही हम लोग ये दो पैरामीटर को आइडेंटिफाई कर पाते हैं तब हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग कंप्लीटली कर पाएंगे। क्यों? देखो, क्योंकि नॉर्मली अगर हम लोग फॉर्मूला देखें तो हमारे पास मतलब नोन फैक्ट क्या होना चाहिए, ये वाला अगर देखोगे तो ये देखो, अगर ये पता हो जाता है तो ये पाई का वैल्यू तो फिक्स्ड होता है 22/7, पाई का वैल्यू फिक्स्ड होता है 22/7, तो ये हम लोग 22/7 लिख सकते हैं। ई का वैल्यू भी हमें पता होता है 2.71828, ठीक है। तो यहाँ पर सिग्मा स्क्वायर बोल ही रहा है कि हमें आइडेंटिफाइड होना चाहिए, और ये वाला, ये दो अगर आइडेंटिफाइड हो जाएगा तो एक्स हम लोग ऐसे ही कैलकुलेट कर पाएंगे। तो वही चीज बोल रहा है कि जब हम लोग ये दो पैरामीटर्स को आइडेंटिफाई कर पाते हैं तो हम लोग इस डिस्ट्रीब्यूशन को कंप्लीटली स्पेसिफाइड करके बोल पाएंगे, ठीक है। तो वही चीज बोला गया है यहाँ पर। 8th नंबर, since the normal distribution is symmetrical about मीन। अब ये क्या है, ये कोई नया चीज है? नहीं, नया चीज नहीं है। सिमेट्रिकल मतलब इधर, मतलब एक जैसा, ठीक है, एक जैसा। तो सिमेट्रिकल इन द सेंस ये ग्राफ में समझो, इधर भी जितना इधर भी उतना, ये कर्व इधर जितना इस तरह से डाउन है इधर भी उतना, मतलब एग्जैक्ट दोनों साइड बराबर होना चाहिए, जो कि मेरे ड्रॉ से शायद नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ देख सकते हो इधर जितना है इधर भी उतना उतना का ही शेप बना हुआ है, एग्जैक्ट उतना का ही, ना कम ना ज्यादा, ठीक है। तो ये हो जाता है सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तभी ये पॉसिबल है कि दोनों साइड्स जो है इक्वल है, ठीक है। सिमेट्रिकल इसी को बोलते हैं। तो सिंस द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिकल अबाउट मीन, ठीक है, और मीन यहाँ पर म्यू से डिफाइन होता है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो मीन है वही मीडियन है, वही मोड है, ठीक है। ये जिन लोगों ने सेंट्रल टेंडेंसी किया हुआ है उन लोग को पता है, हम वहां पर भी नोट्स में यही वाला चीज लिखवाते हैं कि जो म्यू है, अगर ये मेरा मेरा सेंट्रल पॉइंट है और ड्रॉ मेरा अगर सिमेट्रिक है, दोनों साइड बराबर है, तो यही मेरा मीन है, यही मेरा मोड भी है, और यही मेरा मीडियन भी है। ये सब हम लोग सेंट्रल टेंडेंसी में करते हैं, हम इसी तरह से लिखवाते हैं, वहां पर भी सेम इसी चीज को समझाते हैं, यही सिमेट्रिक वाला, बस वहां पर हम लोग थियोरिटिकल डिस्ट्रीब्यूशन का यानी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का नाम नहीं लेते, बाकी ऐसा ही कर्व ड्रॉ करके हम समझाते हैं, म्यू नहीं लिखते, वहां नीड नहीं होता है। लेकिन अगर सेंट्रल वैल्यू, अगर मेरा ये सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है तो जो मेरा मीन होगा वही मेरा मोड होगा, वही मेरा मीडियन होता है, ठीक है। तो इस पे क्वेश्चंस भी वहां पर रहता है कि फॉर द सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड द रिलेशन बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड, इस तरह का क्वेश्चन रहता है, और काफी मतलब वैसा क्वेश्चन आता भी है, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल का मतलब दोनों साइड इक्वल, तो मीन का मतलब हो जाएगा यहाँ पर मीन जो है वही मीडियन वही मोड होगा, क्योंकि ये सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, और कोई रीजन नहीं है। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब, ये देखो, ये सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये हो गया, ये अगर मेरा बेल शेप बन रहा है तो इधर जितना है इधर भी उतना, इधर जितना है इधर भी उतना, इधर जितना है इधर भी उतना, मतलब ये लाइन जो जो भी मैंने ड्रॉ किया है एकदम एग्जैक्ट, यहाँ जितना होगा यहाँ भी उतना ही होगा। तो इस डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग बोल सकते हैं सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। और यहाँ पर देखो, ये क्योंकि मिडिल का वैल्यू ये पूरा प्रोबेबिलिटी को बताता है, ये 1 होता है, जैसे मैंने पहले भी बोला, तो ये 0.5 और ये 0.5 होगा, यानी कि ये है LHS, ठीक है, यहाँ LHS और ये है RHS, तो LHS इक्वल टू RHS होगा, ऐसा भी हमारा एक कंसेप्ट होता है, तो वो हम लिख के दिखाते हैं। देखो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं LHS इक्वल टू RHS होगा। अच्छा, एक मिनट पहले यहाँ पर
एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है चलो, तो यहाँ पर ठीक है, LHS RHS लिख पा देंगे, वो भी एक पॉइंट होता है। अब इतना जो भी हम लोगों ने देखा है, इस पे हम लोग का कैसा क्वेश्चन आएगा वो देखते हैं। ठीक है, उस पे हम लोग का क्या क्वेश्चन आएगा। तो पहले यहाँ पर एक क्वेश्चन नंबर क्या है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा हम लोग का 5। इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्वार्टाइल deviation is 6, then SD इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और यहाँ पर दे दिया है ऑप्शन 4, 9, 7.5 और D है नन ऑफ दीज। D है नन ऑफ दीज। ठीक है, अच्छा अब ये हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं रुको एक मिनट। क्या मेरे से कोई फॉर्मूला छूट जा रहा है, एक मिनट देख लेते हैं। एक फॉर्मूला लिखना था, नहीं तो नहीं होगा। मुझे लग रहा था एक फॉर्मूला छूट जा रहा है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मेरा यहाँ जगह है, तुम लोग लिखो। 8th के बाद एक 9th पॉइंट मुझे लिखवाना पड़ेगा, नहीं तो नहीं होगा। रिलेशनशिप बिटवीन मीन डेविएशन। ठीक है, हम पहले लैंग्वेज में लिख देते फिर शॉर्टकट भी लिख देते मीन डेविएशन ये, लेकिन क्वेश्चन में तुम लोगों को मीन डेविएशन के जगह MD लिखा हुआ भी मिल जाएगा। ठीक है, MD। SD यानी स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन यानी SD, एंड क्वार्टाइल डेविएशन यानी QD। ठीक है, QD। रिलेशन बिटवीन मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन क्या होता है? 4SD इक्वल टू 5MD इक्वल टू 6QD। ठीक है, ये होता है। ठीक है, और 10th मीन डेविएशन इक्वल टू 0.8 स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब SD, और 11th नंबर में क्वार्टाइल डेविएशन इक्वल टू 0.675 SD। ठीक है, अच्छा अब ये तीन जो है ये एक्चुअली फॉर्मूला लिखवाया मैंने, ये तीन जो है फॉर्मूला लिखवाया। अब इसको यूज करके हम लोग कैसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, देखो। मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन, ये कहाँ पर पढ़ना होता है? मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, ये जैसे स्टैंडर्ड डेविएशन जो है हम लोग यूज कर रहे थे, क्वार्टाइल डेविएशन मीन डेविएशन अभी तक यूज नहीं किया था। ठीक है, तो जो भी हो, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन। ठीक है, यहाँ पर 4SD इक्वल टू 5MD इक्वल टू 6QD हमें याद रखना है। ठीक है, तो ये कैसे याद रखोगे? देखो ये हो गया, बोल सकते हो शॉर्टेस्ट मिडिल। ठीक है, शॉर्टेस्ट मिडिल इस तरह से याद रख सकते हो। पहले 4, 5, 6, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। कैसे लिखना है देखो, कैसे याद करना है, तुम लोग सिंपल ऐसे लिख सकते हो 4 इक्वल टू 5 इक्वल टू 6 सीरियली। ठीक है, अच्छा अब देखो, सबसे पहले हम लोग बोलेंगे, ये बोल सकते हैं एस फॉर शॉर्टेस्ट, एम फॉर मिडिल। ठीक है, मतलब सबसे कम, फिर मिडिल, फिर बिगर वैल्यू। बिगर वैल्यू यहाँ पर बी तो है नहीं, तो क्यू। ठीक है, तो SMQ इस तरह से याद रख सकते हो, किसी भी एक तरीके से याद रख सकते हो। बाकी 4, 5, 6 तो याद रह ही जाएगा, 4, 5, 6 लगातार बोलना है। और SDMDQD, SDMDQD। ठीक है, ये एक फॉर्मूला है। दूसरा, यहाँ पर मीन डेविएशन का वैल्यू ये और क्वार्टाइल डेविएशन का वैल्यू ये, लेकिन इसको याद कब, कैसे, कहाँ पर रखना है वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, अच्छा अब पहले हम लोग क्वेश्चन में आ जाते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर जो मैंने दिया था कि इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन
क्वार्टाइल डेविएशन इज 6, देन एसडी क्या होगा, ठीक है। अच्छा, हमें बोला है कि क्यूडी 6 है तो एसडी क्या होगा। अब हम लोग अपना फॉर्मूला यूज करेंगे। फॉर्मूला क्या है, 4 इक्वल टू 5 इक्वल टू 6, ठीक है। शॉर्टेस्ट यानी एस डी, मिडिल यानी एम डी, और बाकी बचा फिर क्यू डी, क्वार्टाइल डिवीजन, ठीक है। ये रिलेशन होता है। अभी हमें QD और SD वाला चाहिए, तो फिर QD और SD मतलब हम लोग इससे कंक्लूड कर सकते हैं कि 4SD इक्वल टू 6QD। इससे हम लोग ये कंक्लूड करके बोल सकते हैं। MD हटा दिया, MD हमें नहीं चाहिए, क्वेश्चन है SD का, ठीक है। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 4SD इक्वल टू 6QD। तो इससे हम लोग बोल सकते हैं SD बाई QD इक्वल टू 6/4, ठीक है। SD बाई QD इक्वल टू 6/4। तो इंफॉर्मेशन क्वार्टाइल डेविएशन का दे रखा है, क्वार्टाइल डेविएशन का 6 दे रखा है, ये देखो क्वार्टाइल डेविएशन 6 दे रखा है। तो एस डी बाई 6 इक्वल टू 6/4, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो, तो एस डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 इंटू 6/4, ठीक है। तो ये हो जाएगा 36/4 यानी कि 9 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया 9, तो एस डी 9 निकल के आ गया, तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा एस डी 9, ठीक है। ये इस तरह से होगा। अब देखो मैंने ये फॉर्मूला यूज करके एस डी कैलकुलेट किया जहां पर हमें क्यू डी दे रखा था, ठीक है। अब एस डी का और भी फॉर्मूला है मीन डेविएशन के साथ। देखो हमें क्वेश्चन में मीन डेविएशन दे रखा है और रिलेशन एस डी के साथ डायरेक्ट बता रखा है 0.8 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन। क्या इससे नहीं कैलकुलेट होता, इससे भी कैलकुलेट होगा। देखो हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोगों के पास क्या है, मीन डेविएशन का फॉर्मूला है। मीन डेविएशन इक्वल टू हम लोगों के पास एक वैल्यू गिवन है 0.8 एस डी, ठीक है। क्या है, 0.8 एस डी, ठीक है, एस डी। अच्छा, अब मीन डेविएशन कितना है, मीन डेविएशन क्वेश्चन में नहीं, क्वार्टाइल डेविएशन गिवन था, मीन डेविएशन तो गिवन नहीं है, तो क्वार्टाइल के साथ लिखना चाहिए था। क्वार्टाइल डेविएशन इक्वल टू 0.675 एस डी। अच्छा, क्वार्टाइल डेविएशन लिखना पड़ेगा जिसके साथ गिवन है, ठीक है। तो हम लोग वही वाला रिलेशन लिखेंगे, क्यू डी इक्वल टू 0.675 इंटू सिग्मा यानी एच डी, ये भी एक रिलेशन होता है। तो क्या हमें यही वाला यूज करना है या फिर दोनों से सेम आंसर आएगा या फिर कौन सा यूज करना है, तो चेक करके दिखाते हैं। देखो क्यू डी का वैल्यू हम लोगों का 6 है, गिवन है क्वेश्चन में, तो 0.675 इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन, देयरफॉर स्टैंडर्ड डिविएशन इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 डिवाइडेड बाई 0.675। अब चेक करके देखो कितना आता है, 6 डिवाइडेड बाय 0.675, 0.675, तो ये वैल्यू आता है कुछ इतना, ठीक है। अब प्रॉब्लम देखो क्या हो रहा है, आ रहा है आंसर 8.8888 ऐसे आ रहा है, ठीक है। ऑप्शन ये दिए हुए थे, ये भी एग्जाम का ही क्वेश्चन हम बता रहे हैं, ऑप्शंस ये दिए हुए थे। अब तुम लोग बोल सकते हो 8.8 का मतलब 9 होता है, तो तुम लोग 9 पे टिक कर सकते हो, या फिर अगर मान लो किसी को ऐसा लगा अच्छा 8.8 आया, पता नहीं 9 होगा कि नहीं, चलो नन ऑफ दिस कर सकते हैं, ये भी तो दिमाग में आ सकता है ना, ये भी दिमाग में आ सकता है। तो देखो अब ये कंफ्यूजन होना बहुत नॉर्मल सा बात है कि हम लोग 8.8 को ऑन दैट मोमेंट हमारे दिमाग में क्या आता है, क्या हम लोग 8.8 9 होता है 9 मान के उस पर टिक लगा देते हैं या फिर नन ऑफ दिस मान के टिक करते हैं। तो क्योंकि ये जो वैल्यू है ना, ये हमें पॉइंट ला के देता है, क्योंकि ये जब कैलकुलेटेड हुआ है ना किसी भी एक तरीके से, जो ये प्रोसेस से कैलकुलेट होके आया है ये फॉर्मूला, तो ये 0.675 दिख रहा है। इस वजह से डिवाइड करने से हमेशा हमारा राउंड फिगर में आंसर आए जरूरी नहीं है, मैक्सिमम टाइम होगा कि हमारा पॉइंट में आंसर आ जाएगा। तो बेस्ट ये है कि तुम लोग दोनों ऑप्शन को ट्राई करके देखोगे, जहां एग्जैक्ट वैल्यू आ रहा है वही ऑप्शन टिक करो। अगर देखो पहले ये ट्राई किया, यह एग्जैक्ट वैल्यू आया, तो फिर 9 पे टिक करना है। और मान लो पहले ये ट्राई किए 8.88 आया, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आया, तो तुम लोग को सेकंड ये ट्राई करके देख लेना चाहिए कि एग्जैक्ट वैल्यू आ रहा है कि नहीं, अप्रोक्सीमेशन क्या दोनों में आ रहा है, फिर एक सोचना पड़ेगा कि मेरा आंसर क्या होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर मेरा एग्जैक्ट वैल्यू आ रहा है तो फिर मुझे एग्जैक्ट वैल्यू पे ही टिक करना चाहिए, ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू पे ही टिक करना चाहिए। वैसे 8.88 हमारा 9 ही होता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर तब एग्जाम के टाइम में दिमाग में ऐसे आया कि हम नन ऑफ दिस करके आ जाते हैं, तो इसीलिए
क्योंकि दो फॉर्मूला है, दोनों फॉर्मूले से ट्राई करके देख सकते हो, जिसमें एग्जैक्ट वैल्यू आएगा वो हमारा ज्यादा सही आंसर होगा। ठीक है, अब इंस्टीट्यूट ने अगर 9 रिकॉर्ड कर रखा है आंसर को, तो वो नन ऑफ दिस को तो देगा नहीं। मतलब एक आंसर चेकिंग का पैटर्न होता है ना भाई, हम लोग इस आंसर को ये मानते हैं क्योंकि 9 आ रहा है ना, दूसरे फॉर्मूले से तो आ रहा है, तो उन्होंने 9 अपना रखा होगा रिकॉर्ड करके। अब जो भी बच्चा नन ऑफ दिस करेगा उसका कट जाएगा नंबर। ठीक है, तो हम लोग को 9 ही आंसर देना है। तो इसीलिए क्योंकि ऐसा है, यहाँ पर दो फॉर्मूला अवेलेबल है और डिटेल्स उस तरह से अवेलेबल है, तो हम लोग को दो फॉर्मूला से ही देखना चाहिए। ठीक है, जो हमारा राउंड अप में आंसर आएगा, राउंड मतलब एग्जैक्ट वैल्यू आएगा, वही हम लोग का सही आंसर होगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग को एक बार चेक ज्यादा करना पड़ेगा। ठीक है, 2 बार चेक करना पड़ेगा। तो एक तो ये मैंने याद दिला दिया कैसे याद रखना है, 456 SDMDQD। ठीक है, और ये 0.675 इंटू सिग्मा, 0.675 इंटू सिग्मा। ठीक है, करते करते याद हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, इस तरह का और एक क्वेश्चन करवाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इफ 2 क्वार्टाइल्स, क्वार्टाइल्स का मतलब क्या होता है, अगर हम लोग एक सीरीज को 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ये देखो एक सीरीज को 1 2 3, ठीक है, ये देखो 1 2 3 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, उसे बोलते हैं क्वार्टाइल। एक एक पार्ट को बोलते हैं क्वार्टाइल। ये हो गया ये Q1, ये QT, ये सॉरी Q2, और ये हो गया Q3। तो एक्चुअली क्वार्टाइल हम लोग का लेकिन 3 ही होता है, और हम लोग उससे 4 पार्ट में डिवाइड करके ये हमें मिलता है। ये मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन में हम डिटेल्स में बताते भी है। ठीक है, तो Q1 Q2 Q3, क्या Q4 नहीं होगा, होता है। लेकिन देखो जब हम लोग यहाँ पर लाइन लगाते हैं तो ये किसी सीरीज को पार्ट नहीं कर रहा है, ये पूरे सीरीज को बता रहा है। जैसे ये पार्ट का मतलब यहाँ से यहाँ बताया जा रहा है, ये मतलब यहाँ से यहाँ, ये मतलब यहाँ से यहाँ, ये मतलब यहाँ से यहाँ, लेकिन ये इसका मतलब क्या होता है, पूरा यहाँ से यहाँ। ठीक है, तो जो हमें कोई पार्ट ही नहीं बताता, इसलिए Q4 जो है वो कैंसिल आउट हो जाता है। अगर तुम लोगों को याद है, जिन लोगों ने किया है, याद तो होना चाहिए। तो देखो वहां पर हम लोगों ने क्वार्टाइल को ऐसे बताया था, फर्स्ट क्वार्टाइल मतलब 1 इंटू Q1/4, क्योंकि क्वार्टाइल का मतलब होता है 4 से डिवाइड करना पूरे सीरीज को। ठीक है, फिर देखो सेकेंड क्वार्टाइल मतलब ये हो जाता है Q2/4, और ये कैंसिल आउट होके Q2/2 दिखता है, जो कि पूरे डेटा का 2 पार्ट का डिवाइडेशन दिखाता है। मतलब इसके लिए हमें कुछ स्टैटिस्टिक्स पता होना जरूरी नहीं, हम लोग ये विजुअलाइज करके भी देख सकते हैं कि ये Q2 इधर जितना बता रहा है, इधर इधर भी उतना ही बता रहा है, यानी Q2 को हम लोग इसीलिए मीडियन भी बोलते थे। ठीक है, और Q3 हो जाएगा 3 इंटू Q3/4, और Q4 कैसे हो जाएगा, 4 इंटू Q4/4। देखो 4 4 कैंसिल, मतलब पूरा का पूरा सीरीज को बता रहा है। इसीलिए क्वार्टाइल हम लोगों का 3 होता है, भले ही क्वार्टाइल का मतलब ये क्यों ना हो कि पूरे सीरीज को 4 पार्ट में डिवाइड करना। ठीक है, तो ये तो हम लोग का मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन हम बताने लगे। चलो इसका अभी हमें जरूरत नहीं, फिर भी मैंने एक बार याद दिला दिया कि मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन में जो हम लोगों ने क्वार्टाइल का कंसेप्ट देखा था वो क्या था। ठीक है, तो वहां तो और भी डिटेल्स में करना पड़ता है, यहाँ मैंने जस्ट छोटा सा बता दिया कि क्वार्टाइल क्या होता है, क्यों 3 ही क्वार्टाइल होता है मेनली। ठीक है, अच्छा अब क्वेश्चन लिखते हैं जो लिख रहे थे, इफ टू क्वार्टाइल्स ऑफ एन का मतलब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर, क्यों, क्योंकि यही दो पैरामीटर्स मेन होता है हम लोगों का क्वार्टाइल सॉरी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में। अब आगे क्या बोल रहा है, आर 14.6 एंड 25.4, मतलब ये है 14.6, ये है 25.4 रेस्पेक्टिवली। व्हाट इज द एसडी ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, हमें बताया है कि 2 क्वार्टाइल ये है, अच्छा सॉरी 2 क्वार्टाइल ये है, मैंने ये और ये बता दिया, गलत गलत बता दिया। ठीक है, 2 क्वार्टाइल्स बता रहा है, ये है एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जिसका 2 पैरामीटर्स होता है मेनली, म्यू और सिग्मा स्क्वायर। म्यू यानी मीन, सिग्मा मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन, सिग्मा स्क्वायर यानी वेरिएंस। तो 2 क्वार्टाइल क्या क्या होता है, Q1, ठीक है, Q1 2 क्वार्टाइल हो जाएगा, Q1 और Q3। ठीक है, क्योंकि मेन क्वार्टाइल 2 होता है, क्यों अभी मैंने बताया, जो Q2 होता है वो कुछ इस तरह से हो जाता है 2 इंटू Q2/4। ठीक है, तो ये कैंसिल आउट होके Q2/2 होता है, जो कि मीडियन होता है। इसीलिए मेन क्वार्टाइल
ये Q1 और Q3 को ही माना जाता है, क्योंकि इसका कोई और दूसरा नाम नहीं होता है। मेन क्वार्टाइल यही दो होता है, क्योंकि ये क्वार्टाइल की तरह ही रहता है, ये कोई दूसरे नाम पे कन्वर्ट नहीं होता है, ठीक है। तो इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं मेन क्वार्टाइल। तो अगर हमें क्वार्टाइल क्वेश्चन में बता दे तो ये Q1 और Q3 को ही बता रहा है, Q2 को नहीं बता रहा है, ठीक है। Q2 को नहीं बता रहा है, तो Q1 इक्वल टू हो जाएगा हम लोग का 14.6 और Q3 का मतलब हम लोग का 25.4। पहले ये आता है फिर उसके बाद ये आता है, ठीक है। अब हमें पूछ रहा है कि एसडी क्या होगा डिस्ट्रीब्यूशन का, ठीक है। एसडी क्या होगा डिस्ट्रीब्यूशन का, ये हमें पूछ रहा है, ठीक है। हम लोग फॉर्मूला देखते हैं कि एसडी और क्वार्टाइल, ये देखो क्वार्टाइल का ये है क्वार्टाइल डेविएशन, ठीक है, और ये है क्वार्टाइल, ठीक है। अब अगेन मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन जो किया हुआ है, तो देखो क्वार्टाइल ये होता है Q1 Q2 Q3, जिसमें से Q2 को मीडियन भी बोला जाता है। मेन क्वार्टाइल दो होता है Q1 Q3। अब क्वार्टाइल डेविएशन क्या कुछ अलग होता है? हाँ अलग होता है, क्वार्टाइल डेविएशन अलग होता है। क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला देखो, तुम लोग मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन में देखोगे तो डेविएशन का मतलब ही क्या होता था? डेविएशन का मतलब ही होता है किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू से दूसरे वैल्यू का डिफरेंसेस को कैलकुलेट करना, इसको हम लोग बोलते हैं डेविएशन, ठीक है। तो क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला होता है Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2 होता है, ठीक है। Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2 होता है, इसे हम लोग सेमी क्वार्टाइल रेंज भी बोलते हैं। सेमी क्वार्टाइल मतलब सेमी मतलब क्या होता है? हाफ, ठीक है, इसीलिए 1/2। तो नाम जैसा है वैसा ही फॉर्मूला बनाया गया है, ठीक है। तो Q3 माइनस Q1/2 होता है क्वार्टाइल डेविएशन, ये मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन में होता है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा बोल सकते हैं कि मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और डिस्पर्सन का टॉपिक आ जा रहा है, तो अगर जिनका किया हुआ नहीं है, अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो नेक्स्ट जब हम लोग अब इसके बाद तो हम लोग फिर स्टार्टिंग से करेंगे, तो हमें मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन सेंट्रल टेंडेंसी फिर से करना पड़ेगा, तो ये पॉइंट तब और भी क्लियर हो जाएगा। देन अगेन जब ये रिपीट होगा तो प्रॉब्लम नहीं होगा। तो क्वार्टाइल डिवीजन फिर भी मैंने काफी कुछ बताया, क्वार्टाइल डिवीजन सबका रिवीजन भी हो गया जिन लोग का किया हुआ है। क्वार्टाइल डिवीजन का मतलब ये होता है, इसे सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज भी बोला जाता है, इसीलिए इसे डिवाइडेड बाई 2 किया जाता है। सेमी मतलब हाफ होता है, ठीक है। अब हमें पूछा है कि स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा। अब क्यों मैंने क्वार्टाइल डेविएशन कैलकुलेट किया? क्योंकि क्वार्टाइल डेविएशन के साथ स्टैंडर्ड डेविएशन का ये लिंक है, क्वार्टाइल डेविएशन इक्वल टू 0.675 स्टैंडर्ड डेविएशन, लिख लेते हैं 0.675 स्टैंडर्ड डेविएशन ये होता है, ठीक है। अच्छा क्वार्टाइल डेविएशन पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा इस फॉर्मूले पे, तो 25.4 माइनस 14.6 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 25.4 माइनस 14.6 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 5.4, ठीक है। 5.4 ये हो गया QD। अच्छा ये हो गया 5.4, लिख लेते हैं, इक्वल टू 0.675 इंटू SD। देयरफॉर SD इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5.4 डिवाइडेड बाई 0.675, 8। अब देखो राउंड में आंसर आ रहा है, ठीक है। अगर राउंड में आंसर आ रहा है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग का आंसर आ गया है 8। अब जिससे राउंड में आंसर आएगा ना हम लोग उसी को लेंगे, क्योंकि हमारे पास अगर राउंड में आंसर होता है तो जो 4 ऑप्शंस होंगे ना वहां पर राउंड वाला आंसर ही होगा, ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू वाला, ठीक है। अब देखो दूसरे फॉर्मूले से एग्जैक्ट वैल्यू में नहीं भी आ सकता है, मतलब ये वाला रिलेशन जो 4 5 6 वाला रिलेशन था उससे भी चेक करके दिखाते, उसमें नहीं आएगा। देखो 4 5 और 6 और आएगा तो अच्छा बात है, इससे इसी के आसपास होगा, देख लेते हैं। तो सबसे पहले शॉर्टेस्ट मिडिल और QD, शॉर्टेस्ट मिडिल और QD, ठीक है। हमें क्या कैलकुलेट करना है? हम लोग को QD और SD का रिलेशन लेना चाहिए, मतलब ये और ये। तो 4 SD इक्वल टू 6 QD, ठीक है। अच्छा SD इक्वल टू क्या हो जाएगा? 6/4 और QD है हम लोगों का 5.4, ठीक है। अब चेक करते हैं क्या ये राउंड में आंसर देगा हमें। 5.4 इंटू
6 डिवाइडेड बाई 4 नहीं देगा, देखो 8.1 दे रहा है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग का आ जा रहा है 8.1, तो तुम लोग का आंसर कौन सा देना चाहिए, जो वहां पर ऑप्शन में अवेलेबल होगा। जैसे कि मैंने पहले भी बोला कि तुम लोग को दोनों ही चेक कर लेना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन में अगर 8 रहेगा तो 8 आंसर दो, ऑप्शन में अगर 8.1 होगा तो 8.1 आंसर देना है, ठीक है। और अगर 8.1 के साथ नन ऑफ दिस है, जो रहेगा ऑप्शन वही देना है, दोनों तो नहीं रहेगा, कोई भी एक ही रहेगा, ठीक है। जो रहेगा ऑप्शन वही आंसर देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, सॉरी 7, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ द मीन डेविएशन ऑफ नॉर्मल वेरिएबल, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, इफ द मीन डेविएशन of normal distribution is 16, what is its quartile deviation? यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन बताते हैं। 10, 13.5 और 15, डी हो गया 12.05, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि कौन सा आंसर हम लोग का होना चाहिए। मीन डेविएशन बताया है, क्वार्टाइल डेविएशन, तो देखो एक रिलेशन तो हमें पता है 4, 5 और 6 वाला। 4, 5, 6 तो पहले आ जाता है शॉर्टेस्ट यानी एस टी, फिर आता है मिडिल यानी एम डी, फिर हम लोग का बचा हुआ क्यू डी, ठीक है। मीन डेविएशन ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है 16, तो ये 16 है। हम लोग को बोला है क्वार्टाइल डेविएशन, मतलब ये दोनों में रिलेशन हमें चेक करना चाहिए, ये वाला, ठीक है। तो हम लोग को बता दिया है 16, 16 इज नॉर्मल, 16 इज द क्वार्टाइल डेविएशन, ठीक है। तो ये हो गया 16, एम डी कितना हो जाएगा, 6 इंटू 16 डिवाइडेड बाई 5, तो ये हो गया 19.2। अब चेक करो ऑप्शन में ऐसा कुछ है, देखो ऑप्शन में ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब ये फॉर्मूले से नहीं होगा। 19.2 ये हम लोग का नहीं होगा। तब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एमडी और क्यूडी का दूसरा रिलेशन जो है वो चेक करना चाहिए। एमडी और क्यूडी का दूसरा रिलेशन देखो, एमडी और क्यूडी, अच्छा डायरेक्ट तो कोई रिलेशन मुझे नहीं दिख रहा है। मीन डेविएशन और क्वार्टाइल डेविएशन का डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं दिख रहा है। आंसर फिर क्या आया मेरा, एक मिनट रुको देख लेते हैं। 19 आ गया, अच्छा 19 नहीं होगा ना, 15, 4, 5, 6 क्या हुआ, 5 एम डी इक्वल टू 6 क्यू डी, ठीक है। और क्यू डी का मतलब हो गया 16 इज द क्वार्टाइल डिवीजन, अच्छा हाँ ठीक ही तो लिखा है। तो एम डी इक्वल टू 6 इंटू 16 बाई 5, 19.2, the MD mean deviation of the normal distribution is 16। ओ, मैंने तो गलत लिखा ना, क्वार्टाइल डेविएशन को 16 लिखते हैं, वही सोचे क्या हो गया। मैंने यहाँ पर ऊपर नहीं पढ़ा। इफ द मीन डेविएशन ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज 16, ये 16 है, तो क्यू डी कैलकुलेट करने के लिए बोला है, ठीक है। तो 5 इंटू 16 बाई 6, 13.33 आ रहा है, ठीक है, 13.33। अब QDSD का कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, तो इसी फॉर्मूले से निकलेगा। देखो यहाँ पर QD और SD का कोई डायरेक्ट इसके अलावा कोई रिलेशन नहीं है इसके अलावा, ठीक है। मीन और स्टैंडर्ड और क्वार्टाइल और स्टैंडर्ड का अलग अलग है, लेकिन ये दोनों का नहीं है। तो यही हम लोग का, इसके पास हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है दूसरा किसी तरीके से कैलकुलेट करने का, तो फिर यही होगा 13.33, यानी ये वाला ऑप्शन, ठीक है। अब देखो 10 नहीं होगा, 50 नहीं होगा, 12.05 नहीं होगा, तो फिर क्या होगा 13.33, यही वाला हम लोग
लोग का आंसर होगा। ठीक है, तो ये भी एग्जाम में आया हुआ है, तो इसका आंसर भी 13.33 ही हमें देना है। ठीक है, नेक्स्ट लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इफ द SD of QD, quartile deviation, QD of a normal curve is 4.05, then MD equal to question mark A 5.26, B 6.24, C 4.24 और D 4.80। ठीक है, अब देख लेते क्या बोला। इफ द क्वार्टाइल डिवीजन ऑफ ए नॉर्मल कर्व इज 4.05, तो QD बता दिया है 4.05, हमें MD कैलकुलेट करने के लिए बोला है। ठीक है, तो हम लोग पहले जो हम लोग रिलेशन पता है वो लिखते हैं 4, 5, 6 वाला। ठीक है, तो पहला होता है स्मॉलेस्ट यानी SD, फिर होता है मिडिल यानी MD, फिर हो जाएगा QD। ये देखो याद करने का तरीका इस तरह से कर सकते हैं। हमें QD और MD में रिलेशन चाहिए, तो QD और MD मतलब 5MD इक्वल टू 6QD, तो 5MD इक्वल टू 6QD। ठीक है, अब MD कैलकुलेट करना है, तो 6/5 QD हमें पता है 4.05। चेक करते हैं इससे जो आंसर आएगा क्या हमारे ऑप्शन के साथ टैली होता है, तो चेक करते हैं। 6 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 4.05, तो ये हो जाएगा 4.86। ठीक है, ये हो जाएगा 4.86, जो कि कोई ऑप्शन के साथ एग्जैक्ट तो नहीं जा रहा है। ठीक है, एग्जैक्ट तो नहीं जा रहा है, 4.86 हो रहा है। हम और एक जो ऑप्शन है वो भी देख लेते हैं। हम लोग को QD और MD चाहिए है ना, हमें MD और QD चाहिए। देखते हैं MD QD का डायरेक्ट रिलेशन, MD और QD का कोई डायरेक्ट रिलेशन तो नहीं होता है, तो इसी से आंसर देना पड़ेगा। तो नियरेस्ट आंसर देखते हैं 4.86, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये और ये। अच्छा, तो फिर डी होना चाहिए 4.80, ये वाला हो जाएगा। ठीक है, ये नियरेस्ट आंसर है 4.80। ठीक है, ये वाला ऑप्शन हम लोग का होगा। ये एक्चुअली अप्रोक्सीमेशन के वजह से ऐसे हो जाता है, इसीलिए ऐसे करके ऑप्शंस दिया हुआ रहता है। नन ऑफ दिस रहता तो फिर कंफ्यूजन हो जाता, क्योंकि 4.24 और नन ऑफ दिस रहता, वैसे होना नहीं चाहिए, क्योंकि ये 86 है। ठीक है, और ये कहा 24 है, तो अगर हम लोग नियरेस्ट वैल्यू को चेक करते हैं तो ये 86 है, तो 8024 तो काफी पीछे रह जाता है, तो 80 होगा। ठीक है, और अगर हमारे पास 4.80 और मान लो इसके जगह मान लो ये नन ऑफ दिस होता, फॉर एग्जांपल इसके जगह ये नन ऑफ दिस होता, तो हमें क्या करना पड़ता, तो हम लोग इसको फिर कौन सा आंसर देते, इसका आंसर हमें फिर देना पड़ता 4.24 हम लोग दे सकते हैं। ठीक है, इसका आंसर 4.24 हम लोग देंगे, क्योंकि वो नियरेस्ट आंसर है, तो इस केस में हमें नियरेस्ट आंसर देना पड़ेगा। और देखो क्वेश्चन का एक चीज तुम लोग देख सकते हो, जहां पर हम लोग एक ही तरह से आंसर निकाल सकते हैं ना, वहां नन ऑफ दिस कम दे रखा है। देखो जहां एक ही तरह से आंसर निकल सकता है, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, जैसे यहाँ पर दूसरा ऑप्शन था है ना, यहाँ पर देखो दो तरह से निकल सकता है, यहाँ पर भी दो तरह से, जहां दो तरह से आंसर निकल सकता है ना, वहां तुम लोग को नन ऑफ दिस का ऑप्शन दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू फिर कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो ये भी एग्जाम का ही करवा रहे, इसीलिए डोंट वरी, एग्जाम में ऐसा ही आएगा, जहां एक ऑप्शन से ही ट्राई करना होता है ना, वहां पर हम लोग को नन ऑफ दिस का ऑप्शन नहीं देगा, तो जो नियरेस्ट आंसर है वही हमें देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये 13.33 था, तो 13.5, यहाँ पर 4.86 था, तो 4.80 को हम लोग आंसर दे सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बाकी कोई ऑप्शन के साथ तो आंसर हम लोग का जा नहीं रहा है। अच्छा, नेक्स्ट देखो, यहाँ पर ये हम लोग का 4.80 हो गया। अच्छा, नेक्स्ट दूसरा पॉइंट, यहाँ पर हम लोगों ने लिखा था 11 तक, अब 12th नंबर पॉइंट। Q1 and Q3 are equidistant from the median. Therefore, पहला Q1 equal to mu minus 0.675 standard deviation, Q3 equal to दूसरा mu plus 0.675 सिग्मा। ठीक है,
अब हम समझा देते हैं, देखो Q1 Q3 इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द मीडियन। क्यों? क्योंकि ये जो हम लोग कर्व ड्रॉ कर रहे हैं, यहाँ पर ये जो पॉइंट है, ये मेरा मीन भी है, ये मेरा मीडियन भी है, और ये मेरा मोड भी है। ठीक है, अब हमें बोल रहा है कि जो म्यू है, म्यू कौन सा था, ये देखो ड्रॉ में, देखो म्यू मिडिल का पॉइंट को ही म्यू लिखा जाता है। ठीक है, अब देखो ये मेरा म्यू हो गया। ठीक है, तो म्यू का डिस्टेंस हम लोगों का क्वार्टाइल 1 से जितना, क्योंकि इसको अगर हम लोग पार्ट पार्ट डिवाइड करते हैं तो क्वार्टाइल 1, क्वार्टाइल 2, ये क्वार्टाइल 2 आ जाएगा मीडियन, ये क्वार्टाइल 2 भी होगा। ठीक है, ये क्वार्टाइल 2 है तो इसके आगे क्वार्टाइल 1 और इसके बाद क्वार्टाइल 3 होगा। ठीक है, तो वही चीज बोल रहा है कि क्वार्टाइल 1 का मतलब हो जाएगा म्यू से ये वाला डिस्टेंस का माइनस। ठीक है, ये क्योंकि क्वार्टाइल 1 ये होगा, ठीक है, ये क्वार्टाइल 2 होगा और ये क्वार्टाइल 3 होगा। ठीक है, एक्चुअली ये क्वार्टाइल 1 होगा, ये क्वार्टाइल 2 है, ये क्वार्टाइल 3 है। अब यहाँ पर क्वार्टाइल 1 का मतलब क्या हो जाएगा, क्वार्टाइल 1 का मतलब हो जाएगा पूरा म्यू, म्यू से हमारा ये डिस्टेंस माइनस 0.675 सिग्मा, और क्वार्टाइल 3 का मतलब हो जाएगा म्यू प्लस, क्योंकि ये प्लस साइड होता है, ये है माइनस इन्फिनिटी, ये है प्लस इन्फिनिटी, उस हिसाब से ये फॉर्मूला किया गया है। ये हो जाएगा वही वाला 0.675 वाला कंसेप्ट ही, ये देखो 0.675, क्योंकि क्वार्टाइल डेविएशन का मतलब होता है 0.675 सिग्मा। ठीक है, तो 0.675 सिग्मा ये क्वार्टाइल डेविएशन लेस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि क्वार्टाइल डेविएशन का मतलब होता है Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ से जब हम लोग Q1 कैलकुलेट करेंगे तो ये इस तरह से होगा, ये क्वार्टाइल डिवीजन है, क्वार्टाइल डिवीजन म्यू से माइनस हो जाएगा Q1 के लिए, और Q3 के लिए म्यू के साथ प्लस हो जाएगा। ये तो बेसिकली क्वार्टाइल डेविएशन ही है ना, तो क्वार्टाइल डेविएशन म्यू के साथ एक बार माइनस होगा, एक बार प्लस होगा। ठीक है, Q1 है तो माइनस हो जाएगा, Q3 है तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इसमें कैसा क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9, ये भी एग्जाम का क्वेश्चन ही करवा रहे हैं। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर, ये पॉइंट नंबर 12 था। ठीक है, अब लिख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द फर्स्ट क्वार्टाइल ऑफ एक्स हैविंग द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन f of x equal to 1 divided by root over of 72 pi e to the power, ऐसे दे रखा है, -x - 10 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 72 फॉर माइनस इंफिनिटी लेस देन x लेस देन इंफिनिटी। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 5.95 और ऑप्शन डी 6.75। ठीक है, ये मई में आया था ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या बोला है, व्हाट इज द फर्स्ट क्वार्टाइल ऑफ एक्स। फर्स्ट क्वार्टाइल का मतलब होता है, बोल रहा है कि Q1 बताओ। ठीक है, फर्स्ट क्वार्टाइल ऑफ एक्स हैविंग द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, जिसमें ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है और कुछ भी नहीं बताया है। ठीक है, तो हमें पता है Q1 का मतलब क्या हो जाएगा, म्यू। अब देखो जब भी हमें डेंसिटी फंक्शन देगा वहां पर तो दो पैरामीटर ही मेन होता है, एक होता है म्यू, एक होता है सिग्मा स्क्वायर, और मैंने ये नोट में लिखवाया है, वो लर्न करना नहीं, उसे समझना है कि म्यू और अगर सिग्मा स्क्वायर फाइंड आउट हो जाता है तो हम लोग कुछ भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब जैसे ही म्यू पता चल गया, यहाँ म्यू और यहाँ स्टैंडर्ड डिविएशन, तो इससे म्यू और एसडी कैलकुलेट करना है, तो हमें पता है क्वार्टाइल 1 का मतलब होता है म्यू माइनस 0.675 स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, अब म्यू क्या होगा, अब देखो अब तो हम लोग थोड़ा थोड़ा सीख गए, म्यू का मतलब 10 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम लोग कंपेयर करके देखते हैं ना, तो म्यू का मतलब हम लोग का हो गया 10। ठीक है, म्यू का मतलब हम लोग का हो गया 10 माइनस 0.675, और एसडी का मतलब क्या हो जाएगा, कैसे कंपेयर करोगे एसडी का मतलब, एसडी को कैसे कंपेयर करेंगे, हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला रहता है वहां पर एसडी कैसे होता है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला देखो, स्टैंडर्ड फॉर्मूला जो आज ही हम लोगों ने स्टार्टिंग में लिखवाया था, वहां से क्या बचता है, अगर ये म्यू चल जाता है तो वहां से ये तो क्वेश्चन है,
ये देखो म्यू अगर चल जाएगा तो हमारा क्या बचेगा, -1/2 2 सिग्मा स्क्वायर, -1/2 सिग्मा स्क्वायर, ये स्टैंडर्ड में बचेगा कंपेयर करने के लिए सिग्मा के लिए, और यहाँ बच रहा है -1/72। ठीक है, माइनस माइनस कैंसिल, 1 1 दोनों साइड से रिवर्स कर दो, ये 2 से इसको भी कैंसिल कर दो, तो 72 36 हो गया। तो सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू 36, सिग्मा इक्वल टू 6 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर इंटू 6 करो तो कितना आएगा, देखो 6 इंटू 0.675, 4.05 -10 5.95। तो ये देखो एग्जैक्ट आंसर आ रहा है, तो एग्जैक्ट आया तो बहुत अच्छा बात 5.95। तो कोई कंफ्यूजन का बात ही नहीं है कि 5 होगा कि 5.95 होगा, क्योंकि हम लोग के पास एग्जैक्ट आंसर आ रहा है। तो ये एग्जैक्ट आंसर आने से हमारे पास कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, ऑप्शंस वैसे ही रहेंगे। ठीक है, तो ये भी मैंने एग्जाम का ही करवाया है, इसीलिए ऑप्शंस ऐसे ही रहते हैं। अच्छा, फिर नेक्स्ट इसी फॉर्मूले पे और एक क्वेश्चन करते हैं। फॉर ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विथ मीन 150 and SD 45, find Q1 and Q3। इसमें ऑप्शन दे रखा है, देखो ऑप्शन इसीलिए दे देते हैं ताकि समझ में आ जाए कि कंफ्यूजन तुम लोग का होगा कि नहीं होगा, एग्जाम टाइम में कंफ्यूजन नहीं होगा। देखो यहाँ पर ऑप्शंस कुछ इस तरह से दे रखे, पहले बी ऑप्शन है 119.65 एंड 180.35, सी ऑप्शन है 180.35 एंड 119.65, और डी ऑप्शन है 123.45 एंड 183.65। ठीक है, बोला है फॉर ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विथ मीन 150, मतलब म्यू, मीन का मतलब यहाँ पर म्यू होता है, म्यू 150 दे दिया, एसडी का मतलब सिग्मा होता है 45 दे दिया है। हमें बोला है फाइंड Q1 Q3। ठीक है, हमें फाइंड आउट करने बोला है Q1 और Q3। ठीक है, तो Q1 का मतलब क्या होता है, म्यू माइनस, और Q3 का मतलब होता है म्यू प्लस। प्लस क्या हो जाता है, एक वैल्यू इंटू सिग्मा और एक वैल्यू इंटू सिग्मा, दोनों वैल्यू सेम है, दैट इज 0.675, 0.675। ठीक है, अब हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, म्यू हमारा गिवन है, देखो आसान है कितना क्वेश्चन, 0.675 इंटू 45, ये वाला हो जाएगा, और यहाँ पर हो गया 150 प्लस 0.675 इंटू 45। अब बस कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट करके ऑप्शन के साथ टैली करवाना है। 0.675 इंटू 45, तो ये हो जाता है 30.375 माइनस 150 कर लेते हैं, तो ये हो गया 119.625, 119.625। ठीक है, अच्छा प्लस 150 कर लेते हैं, वही वैल्यू आ गया, अब यहाँ पर फिर से प्लस 150 कर लेते हैं। मतलब तुम लोग अपने हिसाब से कर सकते हो, मैंने इसको अपने हिसाब से सही कर लिया। ठीक है, 180 मतलब मैंने माइनस 150 किया था, प्लस 150 किया, फिर सेम पोजीशन में पहुंच गए, फिर ये 150 ऐड कर दिया। ठीक है, तुम लोग अगर इंडिविजुअली करके देखना चाहते हो करके देखो, यही आएगा 180.375। अब हमें ऑप्शंस देखना है, 180.375। तो पहला बात है कि हम लोग एक एक चेक करते हैं, हमें बोला है 119 यहाँ है, 119.625, तो 0.625 ये तो नहीं हो रहा है, 0.625 हाँ ये आसपास है, 0.625 आसपास है, बाकी ये तो नहीं होगा, तो ये दोनों में कंफ्यूजन देखो हमारा नहीं रहेगा, क्योंकि ये है 625 जबकि ये है 35, तो यहाँ 65 है, तो ये वाला लेंगे। और ये भी चेक करना चाहिए ना 180, अभी इसके साथ तो 190 दिया हुआ है, तो कंफ्यूजन पूरा क्लियर हो गया कि हमारा ऑप्शन बी ही होगा, क्योंकि 180 तो यहाँ है नहीं, 1.3 यहाँ 35 हुआ है। ठीक है, तो ये वैल्यू जो है ये हम लोग का ऑप्शन बी होगा। ठीक है, इसका आंसर हम लोग का ऑप्शन बी हो जाएगा। एक्चुअली ये अप्रोक्सीमेशन आ जाता है, इसी वजह से पॉइंट में वेरी हो जाता है। मतलब ये देखो, ये भी बता देते हैं तुम लोग को ये कैसे हुआ, ये देखो यहाँ पर, ये देखो यहाँ पर जो है ये 0.675, 0.675 जो एसडी आ रहा है, क्वार्टाइल डेविएशन और एसडी में अगर लिंक देखोगे तो ये 6 बाई, ये देखो अगर हम लोग, ये देखो ये 4 एसडी इक्वल टू अगर 6 QD है, ठीक है 6 QD है,
तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि क्यू डी इक्वल टू क्या होगा पता है, यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं क्यू डी इक्वल टू हो जाएगा 4/6 एस डी। ठीक है, अब देखो 4/6 करो, देखो 4/6 करने पे 0.666 आ रहा है। ठीक है, लेकिन इसको लिया गया है फॉर सम रीजन 0.675। ठीक है, इस तरह से लिया गया है, इस वजह से वो अप्रोक्सीमेशन आता है, इस वजह से यहाँ पर ये अप्रोक्सीमेशन को ऐसे लिया गया है, मतलब ये एक स्टैंडर्ड वैल्यू है, इस वजह से हम लोग का क्या हो जाता है ना, वो पॉइंट, मतलब ये भी ना पॉइंट को जो है अप्रोक्सीमेशन किया गया है, इस वजह से वैल्यूज जो है हमेशा एग्जैक्ट टैली नहीं होते हैं। ठीक है, इससे लेंगे फिर भी एग्जैक्ट होता है ये सब जो है, जैसे मीन डेविएशन और एसडी का जो हमारा लिंक बताया है, तो मीन डेविएशन इक्वल टू 4/5 एसडी। ठीक है, अब इसको भी करके देखो 4/5 करने से 0.8 आता है, ये एग्जैक्ट आता है। देखो मतलब तुम लोग को ये अलग से याद रखने का भी जरूरत नहीं, अगर तुम लोग सिर्फ इसको याद रखते हो तो खुद ब खुद पता कर सकते हो कि मीन डेविएशन इक्वल टू कितना एसडी होगा। ये देखो मीन डेविएशन इक्वल टू कितना एसडी होगा, 5 एमडी इक्वल टू 4 एसडी, देन एमडी इक्वल टू हो जाएगा 4/5 एसडी, यानी कि 0.एसडी। तो ये कोई अलग फॉर्मूला नहीं, इसी का डिराइवेशन है, लेकिन ये हम तब इसीलिए नहीं बता रहे थे क्योंकि अगर तुम लोग एमडी और मतलब एसडी और क्वार्टाइल डेविएशन का देखोगे ना, एसडी और क्वार्टाइल डेविएशन का, तो वहां पर क्या बनेगा, वहां पर हम लोग का ना एग्जैक्ट ये वाला 0.675 नहीं आ रहा है। ठीक है, इस वजह से ये वैल्यू थोड़ा सा रिमेंबर करना पड़ता है, 0.67, ये तुम लोग इससे भी कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि ये 0.675 एग्जैक्ट नहीं आ रहा है, क्योंकि ये आ रहा है क्या, 6QD इक्वल टू आ रहा है 4SD, देन QD इक्वल टू 4/6। ठीक है, 4/6, ये देखो ये नहीं आ रहा है एग्जैक्ट 0.6667, जिसको ऐसे ले रखा है इन्होंने। ठीक है, ये एक स्टैंडर्ड वैल्यू है, याद रखना पड़ेगा इसीलिए। बाकी देखो ये फॉर्मूला से ही ये बना हुआ है, तो इसको अलग से हमें याद रखने का कोई जरूरत नहीं है। अगर ये भूल भी जाते हो, ये भूल भी जाते हो तो इसे याद कर लोगे, लेकिन हाँ ये फिर अरेंज कैसे करोगे ये तो याद रखना ही है, 675। ठीक है, 675। तो इसमें हम लोग का ऑप्शन, फिर देखो ऑप्शन मैंने कैलकुलेट करके दे दिया, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ये हम लोग का ऑप्शन बी हो गया। अच्छा, फिर और एक पॉइंट लिखवाते हैं, ये हम लोगों ने लास्ट पॉइंट कौन सा लिखवाया था, यहाँ पर 12। ठीक है, अब एक 13 नंबर पॉइंट लिखते हैं इसके बाद। 13 नंबर पॉइंट में देखो, मीडियन, ये पता है ये कोई नया नहीं है। ठीक है, मीडियन माइनस Q1 इक्वल टू Q3 माइनस मीडियन, ये मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन में तुम लोग करते हो, सॉरी सेंट्रल टेंडेंसी में करते हो। ठीक है, फिर भी हम एक बार समझा देते हैं क्यों ये रिलेशन होता है। जैसे मान लो ये एक हमारा ग्राफ, ग्राफ में ये मान लो एक स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अच्छा यहाँ पर ये वैल्यू मीडियन, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन को आधा आधा बांटेगा जो पॉइंट, दैट इज कॉल्ड मीडियन, इसको हम लोग Q2 बोलते हैं। मैंने पहले भी दिखाया क्यों Q2 को मीडियन बोला जाता है, और इसके आगे Q1 होगा, फिर Q2, और इसके पीछे लग जाएगा Q3। ठीक है, ये हो जाएगा। अब अगर हमें मीडियन माइनस Q1 करना है, मतलब मीडियन माइनस Q1 मतलब मीडियन से Q1 को माइनस करना है, मतलब ये वाला वैल्यू। ठीक है, और अगर हमें अगर हमें ये वैल्यू देखना है तो ये हम लोग कैसे बोलेंगे, मीडियन माइनस Q1, क्योंकि इधर कम होता है, और ये जब देखेंगे क्योंकि Q2 इज लेस देन Q3 बट Q2 इज ग्रेटर देन Q1। ठीक है, इसीलिए ये वैल्यू ज्यादा होता है। देखो Q1 सबसे स्मॉलर वैल्यू होता है, देन इसके बाद होता है Q2। ठीक है, देन इसके बाद Q2, देन इसके बाद Q3 होता है। ठीक है, तो जब हम लोग माइनस करते हैं तो बिगर वैल्यू माइनस स्मॉलर वैल्यू, तो Q2 माइनस Q1 होगा, और इधर अगर देखेंगे तो Q3 माइनस Q2 होगा। ठीक है, Q3 माइनस Q2 होगा। तो ये हम लोग का एक फॉर्मूला है, तो इससे देखो कैसा क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, अब इसको तुम लोग चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, टू मीडियन, ये देखो ये एक्चुअली क्वार्टाइल, ये ऐसे हो जाएगा, इसको अगर इधर लेके आ जाते हो तो टू मीडियन इक्वल टू Q3 माइनस Q1। ठीक है, Q3 माइनस Q1, अब देखो मीडियन इक्वल टू क्या हो जाएगा पता है, Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज क्वार्टाइल डेविएशन। अगेन देखो ये क्वार्टाइल डेविएशन, और क्वार्टाइल डेविएशन मैंने बोला था कि दोनों डेटा के अंदर डिफरेंस और उसका हाफ, और किसी चीज को हाफ मतलब मीडियन होता है, तो एक्चुअली वही क्वार्टाइल डेविएशन ही हुआ, इसको लिखने का तरीका अलग है। ठीक है, मतलब ऐसा लिखना ही पड़ेगा ऐसा जरूरी नहीं, तुम लोग इससे भी डिराइव करके देख सकते हो। अभी क्वेश्चन देखो समझ में आएगा कैसे यूज करना है हमें। तो क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 11, ये क्या है, 10 ही तो है, 11। इफ फॉर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन
Q1 equal 54.52 and Q3 equal 78.86, then the median of the distribution is 12.17, 39.43, 66.69, none of this। ठीक है, अब देखो कैसे कैलकुलेट होगा। बोल रहे कि इफ फॉर ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन Q1 Q3 बता दिया है, देन मीडियन बताओ। ठीक है, तो अब देखो तुम लोग कोई भी एक तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो। तुम लोग ऐसे भी लिख सकते हो, क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला, दैट इज Q3 माइनस Q1। ये माइनस नहीं, ये शायद प्लस हो जाएगा। यस, ये प्लस हो जाएगा, ये डेविएशन जैसा नहीं हो रहा है। ठीक है, Q3 प्लस Q1 हो जाएगा। ठीक है, Q3 प्लस Q1 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2। ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो, या फिर जो मैंने यहाँ पर ग्राफ से प्लॉट करके बताया वो भी देख सकते हो। ग्राफ से प्लॉट करके मैंने क्या बताया, मीडियन हम लोग का सेकेंड लार्जेस्ट वैल्यू होता है। ठीक है, और फर्स्ट जो स्मॉलेस्ट वैल्यू वो Q1 होगा, तो Q2 माइनस Q1 होना चाहिए हमेशा। ठीक है, और Q3 माइनस Q2 होना चाहिए, ये दोनों इक्वल होगा। तो इस हिसाब से, और इस हिसाब से अगर हम लोग चलेंगे तो यहाँ पर 2Q2 हो जाएगा, Q2 और यहाँ पर Q3 प्लस Q1। ठीक है, और ये 2Q2 यानी 2 डिवाइड हो जाएगा। अब इस पे हम लोग पुट करके देख सकते हैं, तो यहाँ पर Q3 का मतलब 78.86 प्लस Q1 का मतलब है 54.52 डिवाइडेड बाई 2। 54.52 और 78.86, 66.69। अच्छा, ऑप्शन देखते हैं, ये देखो एग्जैक्ट वैल्यू आ रहा है 66.69। तो हमें नन ऑफ दिस के साथ कंफ्यूजन का कोई भी मतलब नहीं है, डायरेक्ट आंसर आ रहा है। और एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। इफ द फर्स्ट क्वार्टाइल एंड मीन डेविएशन अबाउट मीडियन ऑफ ए नॉर्मल distribution is 13.25 and 8 respectively, then the mode of the distribution is option A 20, option B 10, option C 15, option D 12। ठीक है, अब देखो क्या बोला है, इफ द फर्स्ट क्वार्टाइल एंड मीन, फर्स्ट क्वार्टाइल मतलब Q1, मीन का मतलब म्यू। ठीक है, सॉरी मीन डेविएशन। अच्छा, फर्स्ट क्वार्टाइल एंड मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। ठीक है, बताते हैं मीन डेविएशन अबाउट मीडियन ऑफ ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आर 13.25 एंड 8। ठीक है, 13.25 एंड 8 बोला है रेस्पेक्टिवली। 13.25 एंड 8 मतलब मीन डेविएशन जो है वो 8 है। ठीक है, और 13.25 जो है ये हम लोग का क्वार्टाइल है, फर्स्ट क्वार्टाइल है। अच्छा, देन मोड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा। ठीक है, देखो पहले हमारे पास अवेलेबल डेटा क्या क्या है। हमारे पास अवेलेबल डेटा में से Q1 है, दैट इज 13.25। हमारे पास Q1 है, दैट इज 13.25, और मीन डेविएशन है, मीन डेविएशन है, ये वैल्यू बता रखा है 8। ठीक है, ये वैल्यू बता रखा है 8, हमें बता रहा है कि मोड बताओ। ठीक है, मोड बताओ, मोड क्या होगा। ठीक है, मोड बताने के लिए बोला है। अच्छा अब हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर पहले हम लोग मोड, मोड का मतलब हो जाएगा, हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, मोड का मतलब हमें बेसिकली कैलकुलेट करना पड़ेगा। देखो यहाँ पर जब मैंने मोड लिखवाया था, कहाँ लिखवाया था, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज बेल शेप्ड, और मोड जो है यूनी मॉडल मैंने बताया था। यहाँ पर देखो, शायद यहाँ बताया होगा, देख लेते हैं।
ये तो क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन है, यहाँ बताया है फिर। लिखवाया है मोड का, रुको देख लेते हैं। यूनी मॉडल ये मैंने लिखवाया है। मैम 6 पॉइंट में 6.1 2 3 4 5 6, हाँ इट इज यूनी मॉडल, ठीक है। यहाँ पर मोड का वैल्यू एक ही होता है, और एक पॉइंट देखो, जो मीन है वही मीडियन है वही मोड है, ठीक है, क्योंकि सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। मोड का वैल्यू पहला बात है एक ही सिंगल आंसर आएगा, ऐसा नहीं कि दो आंसर आ जाए। और दूसरा बात है जो मीन है वही मीडियन है वही मोड है। अगर जो मीन है वही मीडियन है वही मोड है, तो हम लोगों के पास अवेलेबिलिटी क्या है, क्वार्टाइल का है, फर्स्ट क्वार्टाइल का है, और मीन डेविएशन का है। तो अगर हमें मोड कैलकुलेट करना है तो हम लोग या तो मीन निकाल ले या तो मीडियन निकाल ले, या तो मीन निकाल ले या तो मीडियन निकाल ले, क्योंकि दोनों इक्वल होता है। तो मीन मीडियन में से कोई भी एक अगर हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, मोड। मतलब बेसिकली हमें म्यू कैलकुलेट करना है। अगर हम लोग म्यू यानी कि जो मीन है जो मीडियन है वही हमारा मोड होगा, ठीक है। तो हम लोग पहले सोचते हैं कि ये सबसे कैसे मीडियन निकाल सकते हैं, क्योंकि क्वार्टाइल इज रिलेटेड विद मीडियन, ठीक है, मीन डेविएशन, ठीक है। तो हम लोग पहले यहाँ पर लिखते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन का क्या था ये देखो, रूल्स क्या था, 4 5 6, यही वाला लिखते हैं, ठीक है। 4 मतलब हम लोग का क्या हो जाएगा, 4 सबसे पहले एस डी, फिर मिडिल एम डी, फिर बचा क्या क्यू डी, ठीक है। अब रिलेशन एस्टेब्लिश करते हैं ये, लेकिन क्वार्टाइल डिवीजन नहीं, ये क्वार्टाइल है, ठीक है। एमडी बता रखा है 5, यहां से हम लोग एसडी कैल इसका लिंक करते हैं, एसडी का लिंक करते हैं, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि एसडी इक्वल टू 5/4 एमडी, दैट इज 5/4 मतलब 8 आया था, और ये रिलेशन हम लोगों ने लिखा हुआ भी है अलग से। ये क्या हो गया, 5, हाँ यहाँ पर 4, एक मिनट, ये हो गया 4 SD इक्वल टू 5 MD इक्वल टू 6 QD, ठीक है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू 4 SD इक्वल टू 5 MD। तो तो यहाँ पर वैल्यू कुछ दिया हुआ है, एमडी का वैल्यू दिया हुआ है, अच्छा चलो ऐसे कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पर उससे भी हो जाता, 1.25 निकला था, कोई प्रॉब्लम नहीं, उससे भी हो जाएगा, लेकिन मीन डिवीजन का वैल्यू दे रखा है ना, तो इसको यूज कर लेते हैं। तो एसडी का वैल्यू ये हो गया 5 × 8/4। तो मैंने किया था यहाँ पर एस डी इक्वल टू 5/4 एमडी किया था, वो भी चलेगा 5/4, और आया था 1.25, इसमें 8 मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी सेम ही आंसर आएगा, 10 आएगा, ठीक है। तो आंसर एक निकल जा रहा है, दैट इज 10। अब जैसे भी कर सकते हो, मैंने जैसे पहले किया तो वैसे भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ पर स्टैंडर्ड डिविएशन का वैल्यू आ गया हम लोग का 10। अब जैसे स्टैंडर्ड डिविएशन आ गया, हम लोग वहां से क्वार्टाइल डिविएशन कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। ये क्वार्टाइल डिविएशन क्यों, 4 SD इक्वल टू होता है SQD होता है, ठीक है। अब 4 × 10 इक्वल टू 6 × QD, ठीक है। यहाँ से QD कैलकुलेट करो, QD हो जाएगा 40/6, है ना। तो 40/6 देखते हैं अप्रोक्सीमेशन आता है कि नहीं, हाँ अप्रोक्सीमेशन आ जाएगा, ठीक है। तो 6.75 ले लेते हैं, ठीक है, 6.75। अब ये ले लिया मैंने 6.75। अच्छा ये क्यों लिया, देखो ये देखो ये क्यों लिया, अब बता देते हैं, देखो फिर से एक बार बताते हैं। मैंने थोड़ी देर पहले ही तुम लोगों को बताया था कि ये डिवाइड करने से ना 0.675 नहीं आता है, 0.66666 एकदम एंड में जाके 5 आता है। ये एक स्टैंडर्ड वैल्यू लिया गया है कि क्वार्टाइल डिवीजन के साथ स्टैंडर्ड डिवीजन का रिलेशन 0.675, मतलब QD इक्वल टू 0.675 SD, ठीक है, 0.675 SD, ठीक है। अच्छा अब हम लोगों का QD इक्वल टू हम लोग बोल सकते हैं 0.675, SD का मतलब 10, यानी यहाँ पर आ जाएगा 0.675 इंटू 10। तो ये देखो 6.75 आ जा रहा है, ठीक है, 6.75। वहां पर अगर ऐसे कैलकुलेट करते हैं तो 40/6, दोनों तरह से कैलकुलेट करके रखते हैं।
40/6 करने से 6.6667 आ रहा है ना। मतलब देखो यहाँ पर ये हो जा रहा है 6.666, मतलब 6 पॉइंट बेसिकली बोल सकते हैं 6.67। ठीक है, दोनों ही मैंने निकाल लिया, दोनों तरीके से निकलेगा, मैंने दोनों ही निकाल लिया, जिससे हमारा आंसर मैच होगा, जब हमारा अप्रोक्सीमेशन आएगा तो हम लोग इस तरह से कर सकते हैं। नाउ हमें बोला है कि कैलकुलेट करके दिखाओ मोड क्या होगा। ठीक है, चलो तो सबसे पहले हम लोग QD, हमें MD दे रखा था 8, इसका यूज हम लोगों ने कर लिया। क्वार्टाइल 1 दे रखा था, चलो अब हम लोग क्वार्टाइल डेविएशन देखते हैं, QD क्या होता है। QD होता है Q3 माइनस Q1/2। ठीक है, और क्वार्टाइल डेविएशन हम इसको यूज कर रहे हैं 6.75, क्योंकि मीडियन चाहिए ना, तो हमें Q2 कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो ये हो गया 6.75 Q3 माइनस Q1, और ये हो रहा है Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि क्वार्टाइल डेविएशन जो कि हमें दे रखा है 8। ठीक है, ये हमें 8 दे रखा है, तो हम लोग इस ऐसे कैलकुलेट करते हैं, Q3 माइनस Q1 हमें दे रखा है, सॉरी Q1 हमें दे रखा है 13.25 दे रखा है, डिवाइडेड बाई 2, यहाँ से Q3 निकल जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, 6.75 इंटू 2, तो ये हो गया 13.5 इक्वल टू Q3 माइनस 13.25, तो Q3 इक्वल टू ये हो जाएगा, ये हम लोग का इधर माइनस हो गया, माइनस 13.25 माइनस 13.5, तो Q3 इक्वल टू 13.25 और 13.5, तो ये हो गया 27। अब देखो इससे राउंड में आंसर आ गया, तो शायद इससे नहीं भी आ सकता है, इससे करके देख सकते हो बाद में, यहाँ पर 27 आ रहा है। ठीक है, तो ये हम लोग का आंसर क्या आ जाएगा, Q3 का आंसर हम लोग का आ गया है 27। ठीक है, अब Q3 आ गया है, Q1 पता है, तो हम लोग Q2 कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग Q2 कैलकुलेट कर सकते हैं, कौन से वाले फॉर्मूले से, ये वाले फॉर्मूले से, ये जो प्लस वाला है, Q3 आ गया है, Q1 आ गया है, हम लोग Q2 कैलकुलेट कर सकते हैं। Q2 हो गया Q3 प्लस Q1/2, Q3 आ गया है 27, Q1 गिवन था 13.25 डिवाइडेड बाई 2, 20.125, तो चेक करते हैं। 20.125, ठीक है, तो इसका आंसर हम लोग का हो जाएगा 20, 125 को छोड़ो, इसका आंसर हम लोग का हो जाएगा 20, तो क्या क्या आ गया 13.25, और ये हम लोग का आ रहा है 27 आ रहा है। ठीक है, ये तो मेरा तो 27 ही आया, देख लेते हैं, ये 27 नहीं, ये पॉइंट भी तो आ रहा है, अच्छा ये पॉइंट भी आ रहा है, मेरा ऐड गलत हुआ है शायद, देख लेते हैं एक बार, 13 और 13, तो ये हो गया है 0.25 और ये 0.5, मतलब 75 आ रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, 75 लिख के ही देख लेते हैं क्या आंसर चेंज हो जाएगा, देख लेते हैं, 27.75, ऐड थोड़ा सा गलत हो गया, 27.75 प्लस 13.25 डिवाइड 2, 20.5 आ जा रहा है फिर। ठीक है, चलो 20.5 आ जा रहा है, 27.75 और 13.25, 20 पॉइंट यहाँ पर 5 आ जा रहा है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं हमारा आंसर, हम लोग को 20 देना पड़ेगा, देखो क्योंकि यहाँ पर नन ऑफ दिस का कोई ऑप्शन नहीं है, फिर 20 ही देना पड़ेगा, चाहे यहाँ मेरा ऐड थोड़ा सा गलत हुआ था वो बात अलग है, लेकिन यहाँ पर जो हम लोग का 20.5 आ रहा है, इसका हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, 20 है तो 20 ही देना पड़ेगा, क्योंकि नन ऑफ दिस भी नहीं है। ठीक है, अब देखो अगर हम लोग क्वार्टाइल डिवीजन ये वाला लेते, ये वाला, तो क्या हम लोग का आंसर थोड़ा सा चेंज होता, थोड़ा सा तो चेंज होगा, क्योंकि 75 के जगह अगर हम लोग 6.67 लेंगे तो थोड़ा चेंज हमें दिखेगा, तो कितना चेंज दिखेगा ये देखो, तब हम लोग का क्या हो जाएगा, ये 6.67 इंटू 2 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 6.67 इंटू 2, तो वैल्यू आ जाएगा 13.34, चेक करके देखते हैं क्या इसमें चेंजेस कितना आ रहा है, 13.34 आएगा, तो ये हो जाएगा हम लोग का 13.34, ये वाला वैल्यू, तो 13.34 प्लस ये हो जाएगा 13.5,
प्लस हो जाएगा 13.5, तो देखते हैं कितना हो जाएगा, 26.84 हो जाएगा ये वाला वैल्यू। तो 26.84 प्लस 13.25 प्लस 13.25, ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, डिवाइडेड बाय 2 करने पे ये आ जाएगा 20.045। ये 5 आ रहा है, वो 0.045 आएगा, ठीक है। तो दोनों में से ही हमारे पास एग्जैक्ट कोई भी आंसर प्रोड्यूस नहीं होगा, चाहे तुम लोग इससे चेक करके देख लो, चाहे तुम लोग दूसरे किसी वैल्यू से, लेकिन यहाँ पर हमें 2 बार चेक करने का जरूरत ही नहीं। क्यों नहीं है? ऑप्शन हमारा देखो 10, 15, 12 ये तो होने से रहा। अब जैसे मैंने इसमें कैलकुलेटर में चेक किया, तुम लोग भी वैसे कैलकुलेटर में ही कर सकते हो, बार बार पूरा लिख के करना है ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। हमें सही आंसर देने से मतलब है, तो बार बार करके देखना हमारे लिए जरूरी नहीं है, ठीक है। तो ये ऐसे करके हम लोग कैलकुलेट करके देख सकते हैं। तो नियरेस्ट आंसर हमारा वही 20.5 या 20.045 ऐसे ही आ रहा है, ठीक है, अलग कुछ नहीं आ रहा है। अच्छा देखो, ये तो हम लोगों ने एग्जाम का सारा क्वेश्चंस कर लिया, ठीक है, ये इतना हमारे लिए काफी है। फिर भी अगर एक्स्ट्रा हम लोग करना चाहे तो एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे एक होता है, ठीक है। और थोड़ा सा 15-20 मिनट लगेगा, लेकिन अभी तो नहीं करवा सकेंगे, ठीक है। तो अगर करना चाहे तो हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। उससे 1-2 एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, लेकिन मैक्सिमम इस तरह का ही क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो हम देखते हैं, इन्फ्लेक्शन वाला भी करवा देंगे, सोचते बता देंगे कब हम लोग कर सकते हैं इसे। पहले तुम लोग इतना रेडी करो, और 10-15 मिनट का ही है, मतलब क्वेश्चंस 1-2 ही है, लेकिन उसमें कंसेप्ट, जैसे यहाँ पर हम लोगों ने कंसेप्ट देखा, लेकिन क्या ये सब हमें याद रखना है? नहीं। लेकिन ये नहीं करने से हम लोग ये चीज नहीं समझ पाएंगे, इसीलिए ये इतना कुछ हमें मतलब लिखवाना पड़ रहा है, ठीक है। तो ये इतना कुछ हमें डायरेक्टली याद कुछ भी नहीं करना है। उसी तरह से इन्फ्लेक्शन पॉइंट का भी हमें थोड़ा सा ड्रॉ व्रॉ करके समझना पड़ेगा, तब जाके होगा। डायरेक्ट क्वेश्चन करवाएंगे तो समझ में नहीं आएगा, 2 या 3 ही क्वेश्चन है एक कंसेप्ट पे। तो आज हम लोग इतना ही करते हैं, ये हम बता देंगे एक्स्ट्रा करके, ठीक है। जो भी इसका पॉइंट बाकी है 1-2 ये बता देंगे, आज इतना ही करते हैं।